नमस्कार दोस्तों, जेआरएफ नेक्सस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट के 10वें यूनिट के तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग इतिहास लेखन विषय पर बात करेंगे, हिस्टोरियोग्राफी पे बात करेंगे। आइए देख लेते हैं इतिहास लेखन क्या है। हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन इतिहास को लिखने की कला है। तो किस कला के साथ इतिहास लिखते हैं, इतिहास लिखते समय किस दृष्टिकोण का सहारा लेते हैं, फिर क्या मूल बिंदु होते हैं, उसको हम इतिहास लेखन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इतिहास लेखन की कला क्या है, किस तरह से हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं इतिहास लेखन में, इतिहास लेखन में किन पद्धति का प्रयोग करते हैं, किन सिद्धांतों को शामिल करते हैं, और इतिहास लेखन की परंपराओं की कौन कौन सी परंपराएं इतिहास लेखन में प्रचलन में है, उन सब का अध्ययन करते हैं। इतिहास लेखन में इतिहास लेखन की कला, इतिहास लेखन के वैज्ञानिक पहलुओं, इतिहास लेखन की पद्धति, इतिहास लेखन के सदस्य और इतिहास लेखन की परंपराओं का अध्ययन करते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में इतिहास लेखन इस बात का अध्ययन करता है कि इतिहासकार अतीत की घटनाओं को किस प्रकार खोजते हैं। अब जैसे जो भी इतिहास लिखा जाता है ना, वो कहीं ना कहीं इतिहासकार के दृष्टि भी उसमें शामिल होते हैं कि इतिहासकार किस दृष्टिकोण से उस घटना को देख रहा है। वही बात कह रहा है कि इतिहास लेखन इस बात का अध्ययन करता है कि इतिहासकार अतीत की घटनाओं को किस प्रकार खोजते हैं, यानी उनके खोजने का तरीका क्या है, और उन खोजी हुई घटनाओं की परंपराओं को वो किस रूप में इतिहास में शामिल करते हैं, उसका किस रूप में वो विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण की पद्धति क्या है उनकी, उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं और कैसे लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, इन सबको हम इतिहास लेखन के अंतर्गत देखते हैं। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि उन घटनाओं की व्याख्या भी है। एक ही घटना को अलग अलग इतिहासकार अपनी विचारधारा, समय, सामाजिक परिस्थितियों, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। तो एक ही घटना को इतिहासकार क्या करता है, अपनी इतिहासकार के खुद की विचारधारा उस घटना की व्याख्या को प्रभावित करती है। उस घटना को समय से भी प्रभावित होता है। जैसे एक काल में जिस दृष्टिकोण से इतिहास को देखा जाता है, दूसरे काल में उस दृष्टिकोण से इतिहास को नहीं देखा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। सामाजिक परिस्थितियाँ इतिहास को प्रभावित करती हैं। जैसे जब भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद के अधीन था या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन था, तब भारत में इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अलग था। भारत जब स्वतंत्र हो गया तो दृष्टिकोण अलग हो गया। तो जो सामाजिक परिस्थितियाँ, उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी वो अलग थी, अभी की सामाजिक परिस्थितियाँ अलग हैं, वो भी प्रभावित करती हैं। उस समय कौन कौन से स्रोत उपलब्ध थे, बाद में स्रोतों में बदलाव होता है, बहुत सारे नए स्रोत मिल जाते हैं, जिससे जो पुराने स्रोत थे उस और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्रोत मिल जाते हैं जो गलत हैं, बाद में उसकी पुष्टि होती है कि वो स्रोत गलत है, तो इससे मूल्यांकन की दिशा बदल जाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि इतिहास कैसे लिखा गया। तो इस आज के हम क्लास में बस यही समझने का प्रयास करें कि एक इतिहासकार इतिहास कैसे लिखता है, यानी इतिहास कैसे लिखा गया। कोई भी जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, किन परिस्थिति में लिखा गया, किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, इन सभी बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसका दृष्टिकोण क्या था, किस दृष्टिकोण से लिखा, और उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित थे। तो कारकों का अध्ययन करेंगे, दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, और कैसे लिखा गया इसका अध्ययन करेंगे। क्यों लिखा गया, भाई किसी का इतिहास अब क्यों लिखा जा रहा है, उसकी क्या महत्व है, क्यों में छुपा होता है उसका महत्व, कि किस महत्व के आधार पर उसको लिखा गया है। इसमें इतिहासकारों द्वारा अतीत की घटनाओं की व्याख्या और प्रस्तुति का विश्लेषण किया जाता है। कि इतिहासकार अतीत की जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या करता है और उसकी प्रस्तुति करता है। अब देखिए इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपको लगभग उसमें समझ में आ गया होगा, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। उद्देश्य है कि अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करना, कि जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं उनका हम वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें। दूसरा, ऐतिहासिक तथ्यों की सत्यता की जाँच करना। जब मैंने कहा ना कि जो स्रोत होते हैं, हो सकता है स्रोत गलत हों या फिर स्रोत में कुछ चीज़ें छूट गई हों, नए स्रोत मिल गए तो उस स्रोत को भी उसमें शामिल किया जाता है, जिससे इतिहास और ज़्यादा समृद्ध हो जाता है। विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना कि स्रोत सही है तो उनकी सार्वभौमिकता क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। घटनाओं के कारण और परिणामों को समझना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कारणता का सिद्धांत या वैज्ञानिक इतिहास लेखन आने से पहले इतिहास में कारण और परिणाम पर भी बात होने लगी थी। तो किस कारण से कोई घटना हो रही है, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होता है, और उस घटना के होने के बाद क्या उसका प्रभाव पड़ा, क्या उसका परिणाम निकला। तो घटना तो हो गई, जैसे किसी कारण से कोई घटना तो हुई, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव अच्छे भी हो सकते हैं, प्रभाव बुरे भी हो सकते हैं।
इतिहास की विभिन्न व्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब अलग अलग दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्याएं भी अलग अलग तरीके से होती हैं। किसी ने सिर्फ सामाजिक मूल्यों को आधार बनाया, किसी ने वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लिख दिया, किसी ने आर्थिक मूल्यों को आधार बनाया, किसी ने सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बनाया। तो अब जिस मूल्य को आधार बना रहे हैं उसी को केंद्र में रख करके इतिहास लिखा जा रहा है। तो उनमें हम जब भी इतिहास लिखते हैं तो उनमें हम तुलनात्मक अध्ययन करके एक सही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इतिहासकारों के दृष्टिकोण और पक्षपात को समझना होता है। अब जैसे अगर कोई राष्ट्रवादी इतिहासकार होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने राष्ट्र का पक्ष लेगा। वो कोशिश करेगा कि राष्ट्र की बुराइयां सामने ना आए, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे राष्ट्र की गरिमा को क्षति पहुंचती है तो वो उसे छुपाने की कोशिश करेगा। वहीं साम्राज्यवादी इतिहासकारों की दृष्टि देखें तो वो कोशिश करेंगे कि जिस राज्य पर वो शासन कर रहे हैं या जिस देश पर वो शासन कर रहे हैं उस देश की सभी अच्छाइयों को कमतर करके आंकें, जबकि अपनी बुराइयों को भी बड़ा बना के दिखाएं, ताकि वहाँ पर उनके शासन की पुष्टि हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था के विकास को स्पष्ट करना, तो ये सारी चीज़ें, समाज का विकास कैसे हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हुए, राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुए, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है? यह तथ्यों और उनकी व्याख्या दोनों पर आधारित होता है। इसमें वस्तुनिष्ठता होती है और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का महत्व होता है। जब इतिहास लेखन की विशेषता की बात करें तो इसमें किसका महत्व होता है? वस्तुनिष्ठता की। पहली बात तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इतिहास हमेशा आलोचनात्मक दृष्टिकोण इतिहास में होना आवश्यक है, जिससे ये होता है कि हम तथ्यों की बारीकी से छानबीन करने में सफल हो पाते हैं। इतिहासकार निरंतर बदलता रहता है, इतिहास निरंतर बदलता रहता है। अब देखिए, एक समय में जो इतिहास लिखा गया दूसरे समय में उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया, घटनाएं वहीं रही, दृष्टिकोण बदल गया। तो इसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि नए स्रोत और नए दृष्टिकोण सामने आते हैं। मैंने कहा ना कि एक स्रोत है, हो सकता है कुछ नए स्रोत मिल जाए, या फिर जिस स्रोत के आधार पर इतिहास लिखा गया है हो सकता है वो स्रोत ही गलत हो। तो जब स्रोत में चेंजेज होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। दूसरा ये होता है कि सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं, इसके वजह से जो इतिहास लेखन या इतिहास लेखक हैं उनके दृष्टिकोण भी बदलते रहते हैं। इस बात पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इतिहास लेखन बहुआयामी होता है और इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास में हम इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, जैसे राजनीतिक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, आर्थिक पक्ष क्या है, सांस्कृतिक पक्ष क्या है, धार्मिक पक्ष क्या है, इन सब का अध्ययन करते हैं। यह केवल अतीत का वर्णन नहीं है बल्कि उसकी व्याख्या भी है। तो इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं है बल्कि अतीत की व्याख्या है, और व्याख्या के पीछे छुपा होता है विभिन्न इतिहासकारों के दृष्टिकोण या वैचारिकी। उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत, तो स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कल की क्लास में, फिर भी देख लेते हैं। प्राथमिक स्रोत में क्या होता है? वे स्रोत जो घटना के समय के हों, जैसे घटना के समय शिलालेख हो सकता है, उस समय जो शिलालेख लिखे गए, पत्थर पर जो अनुकृति लिखी गई, ताम्रपत्र पर कुछ लिखा गया, अभिलेख लिखे गए, सिक्के उस समय की पांडुलिपियां हैं, या फिर उस समय के सरकारी दस्तावेज, किसी दो राज्यों के मध्य पत्राचार, राज्य के किसी कर्मचारी या अधिकारी की डायरी, उनके आधार पर उनको हम प्राथमिक स्रोत के तौर पे उपयोग करते हैं। या फिर किसी यात्री जो उस समय वहाँ आया था उसका यात्रा वृत्तांत, ठीक है, पुरातात्विक अवशेष, इन सब का हम इतिहास लेखन में उपयोग करते हैं। द्वितीयक स्रोत, ये तो सब प्राथमिक स्रोत थे जो उस समय उपलब्ध थे। द्वितीयक स्रोत में हम किसका उपयोग करते हैं कि इनके आधार पर अगर किसी ने पुस्तक लिखा है तो उस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। उनके आधार पर किसी ने शोध पत्र लिखा, उस शोध पत्र यानी प्राथमिक स्रोतों के आधार पर किसी ने शोध पत्र जारी किया, या फिर उन स्रोतों का प्रयोग करके किसी ने पुस्तक लिखा, या फिर एक पुस्तक का प्रयोग करके दूसरा पुस्तक लिखा गया, तो पुस्तक हमेशा द्वितीयक स्रोत में आते हैं। कोई पत्रिका या शोध पत्र या कोई विश्वकोश है, या किसी की जीवनी किसी ने लिखा, या शोध प्रबंध किसी ने जमा किया, ये सब के सब द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इतिहास लिखते समय प्राथमिक स्रोतों की मात्रा अधिक होती है और द्वितीय स्रोत उसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होते हैं। ये बातें हमें ध्यान में रखना है। लेखन की प्रक्रिया की बात करें तो इतिहास लेखन करते समय हम लोगों ने इसकी भी बारे में कल के क्लास में पढ़ लिया था कि स्रोत समस्या का चयन करते हैं, स्रोतों का संग्रहण करते हैं, स्रोतों की आलोचनात्मक जांच करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं, और फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इतिहास लेखन का महत्व क्या है? अतीत को समझने में सहायता करता है, वर्तमान की समस्याओं का विश्लेषण करता है, ठीक है, वर्तमान की समस्याओं का विश्लेषण करता है, भविष्य के लिए मार्ग प्रदर्शन करता है, आलोचनात्मक सोच का विकास करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाता है, राष्ट्रीय पहचान और विरासत को समझने में मदद करता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि इतिहास लेखन
कि प्रक्रिया क्या है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने प्रक्रिया के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। इतिहास लेखन का सबसे सबसे कभी भी इतिहास लेखन का या फिर किसी भी शोध का जो मूल बिंदु होता है वो है शोध समस्या का चयन, कि किस समस्या के आधार पर आप ये लेखन कर रहे हैं, फिर कैसे स्रोतों का संग्रहण कर रहे हैं आप, ठीक है, फिर स्रोतों की आलोचनात्मक जांच कैसे कर रहे हैं और तथ्यों का वर्गीकरण। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें आलोचनात्मक बिंदुओं पर स्रोतों का जब भी परीक्षण करें तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए, तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या करना चाहिए, और फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं। इतिहास लेखन का महत्व क्या है? अतीत को समझने में सहायता करना, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। वर्तमान की समस्याओं का विश्लेषण करने में मदद करता है, भविष्य के लिए मार्ग प्रदर्शन करता है, आलोचनात्मक सोच का विकास करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाता है, और राष्ट्रीय पहचान और विरासत को समझने में सहायता करता है। ये इतिहास लेखन का मुख्य बिंदु है। भारत में इतिहास लेखन कैसे हुआ? तो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन है, जबकि साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने यह धारणा बनाया था कि भारत में इतिहास लेखन हुआ ही नहीं था। उनके आने के बाद भारत में इतिहास लेखन हुआ। तो भारत में इतिहास लेखन, वैदिक साहित्य में हमें ऐतिहासिक बातें मिलता है, और बाद में जो इतिहास लिखा गया तो हम इसको वैदिक काल के तौर पे पढ़ते हैं। इसके बाद हम पौराणिक तौर पे भारतीय इतिहास को लिखते हैं, यानी वैदिक साहित्य के बाद हम देखते हैं कि इन्हीं साहित्य को सूत्र रूप में लिखा गया। इसके बाद पुराण, फिर महाकाव्यों में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ये उल्टा हो गया, पहले महाकाव्य फिर पुराण आएगा। बौद्ध एवं जैन साहित्य और राजतरंगड़ी जो है, जो आधुनिक इतिहासकार जो जिस इतिहास पद्धति को मानते हैं वो कल्हड़ की राजतरंगड़ी में देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास लेखन के विकास का क्रम है। ये क्रम थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है वैदिक काल, यानी कि वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद जो इतिहास लेखन की परंपरा आई वो आई बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ। इन धर्म ग्रंथों को, इन दोनों धर्म ग्रंथों को और ज़्यादा सटीकता से और छोटे रूप में लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो आया आपका सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य के बाद आया आपका स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य के बाद आया पुराण, ठीक है। तो ये हमारे भारत में इतिहास लेखन की परंपरा चली आ रही थी। और फिर आया चारक काल। चारक काल, चारक काल में क्या किया गया कि चारक काल में जो भी लेखन हुआ वो किसी शासक के इर्द गिर्द रहा। हालांकि चारक काल में ही कल्हड़ ने राजतरंगड़ी लिखा और बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना किया। ये दोनों की दोनों रचनाएं एक राजवंश के इर्द गिर्द चलती रही, यानी कि हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के आसपास था, और कल्हड़ की राजतरंगड़ी जो थी वो कश्मीर के शासकों का इतिहास बताता है। अब इस चारक काल में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लेखन हुए वो राजा के आसपास हुए, यानी राजा और राजनीतिक घटनाओं के आसपास हुए, और इसमें राजा की अतिशयोक्ति के रूप में तारीफ किया गया है या फिर उनकी सराहना किया गया है। राजतरंगड़ी में ऐसा नहीं देखा जाता है। राजतरंगड़ी पहली बार हम देखते हैं कि एक ऐसा पुस्तक है जिसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन देखने को मिलता है। तो ये क्रम हमारे देश में इतिहास लेखन का चलता रहा। इसके बाद मध्यकालीन फारसी ग्रंथ लिखे गए। तो फारसी ग्रंथ इसी चारक काल के बाद आते हैं, और इन ग्रंथों का जो लेखन होता है वो भी शासकों के आसपास ही रहा, और इसमें शासकों की राजनीतिक घटनाओं के बारे में लिखा गया। इसके बाद औपनिवेशिक इतिहास लेखन हुआ, जो ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारत का इतिहास लिखा, और उन्होंने जो भारत का इतिहास लिखा उसमें यह साबित करने का प्रयास किया कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं था और औपनिवेशिक शासन ही भारत के लिए बेहतर है। इसके बाद आधुनिक इतिहास लेखन हुआ और समकालीन इतिहास लेखन। तो इन सभी इतिहास लेखनों को हम लोग क्रम से आगे देखेंगे। अब इन इतिहास लेखन की जो बात करें तो ये अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित हैं। इनको अगर हम क्रम से देखें तो इतिहास लेखन की प्रमुख विचारधाराओं में देखें तो भारत में या फिर दुनिया में जो पहली बार इतिहास लिखा गया उसको हम लोग ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, यानी कि पारंपरिक इतिहास लेखन। इनके बारे में विस्तार से और ज़्यादा विस्तार से कि कैसे यूरोप में इतिहास लेखन का विकास हुआ वो आपके सिलेबस में आगे दिया हुआ है। तो उनको क्रम से जैसा वो सिलेबस में दिया है हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं पारंपरिक इतिहास लेखन की बात करें तो इसमें वही हम क्या करेंगे, हम किसी घटना को देखेंगे और घटनाओं का संकलन कर लेंगे। तो पारंपरिक इतिहास लेखन में राजनीतिक घटनाओं का संकलन देखने को मिलता है। घटनाओं का संकलन देखने को मिलता है, के पीछे कारण, तर्क, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो प्रारंभिक इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन और प्रारंभिक पद्धति है। इसमें मुख्य रूप से राजाओं, शासकों, युद्धों, साम्राज्यों, राजवंश, प्रशासनिक व्यवस्था तथा महान व्यक्तियों के, देखिए महान व्यक्ति हो गया, कोई साम्राज्य हो गया। बार बार हम साम्राज्य की चर्चा पाते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य,
जिसको हम लोग मगध साम्राज्य करते हैं, गुप्त साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। तो इन साम्राज्य जैसे शब्दों का प्रयोग देखेंगे। बहुत सारे युद्धों की चर्चा होती है, शासकों के बारे में बताया जाता है, जैसे अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर। ठीक है, तो शासकों की चर्चाएं मिलती हैं। वही भारतीय राजाओं की चर्चा मिलती है, राजा और शासक एक ही है। राजवंशों की घटनाओं की बातें मिलती हैं, बहुत सारे राजवंशों को पढ़ते हैं, जैसे मुगल राजवंश। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की चर्चा मिलती है, महान व्यक्तियों के कार्यों का वर्णन किया जाता है। इस इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं और शासकों की उपलब्धियों को संरक्षित करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस राज्य में और किस शासक ने इस समय कौन सी बातें हुई, कौन सी घटनाएं हुई, उनको इन्होंने संकलित किया। इस इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं और शासकों की उपलब्धियों को संरक्षित करना था। इसमें सामान्य जनता क्या शामिल नहीं होता इसमें? तो इसमें सामान्य जनता यानी सामान्य जनता के बीच जो भी घटनाएं होती थी उसको उपेक्षित कर दिया जाता था। महिलाओं की स्थिति क्या है, इस पर महत्व नहीं दिया जाता था। किसानों की स्थिति क्या है, महत्व नहीं दिया जाता था। श्रमिकों की स्थिति क्या है, महत्व नहीं दिया जाता है। सामाजिक और आर्थिक जीवन को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है। बाकी मूल्यों पर, राजा, राजनीतिक घटनाएं, साम्राज्य, इन सब बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये हमारा जो है ट्रेडिशनल इतिहास लेखन है। पारंपरिक इतिहास लेखन का विकास प्राचीन सभ्यताओं से प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक काल में इतिहास धार्मिक ग्रंथों में था। तो हमारे कहें कि कहाँ मिलता है, तो वैदिक धर्म ग्रंथों में मिलता है हमारे भारत में। इसी तरह से यूरोप के उनके अपने धार्मिक ग्रंथ में मिलते हैं। महाकाव्यों में हमें देखने को मिलता है ऐतिहासिक बातें। राजकीय अभिलेखों में देखने को मिलता है, वंशावलियों में देखने को मिलता है। पुराणों में बहुत सारी वंशावलियां देखते हैं, उसमें मिलता है। दरबारी साहित्य में, यानी जो दरबार में साहित्य लिखे गए थे, उसमें ऐतिहासिक तत्व मिलते हैं, माध्यम से लिखा जाता था। उस समय इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत की घटनाओं का विवरण देना होता था, कि जो घटनाएं हो रही हैं उसका विवरण दे दो। इसको हम रोजनामचा कह सकते हैं या तारीख कह सकते हैं। ठीक है, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो बार बार तारीखों की चर्चा मिलती है, जैसे तारीख है फिरोज शाही, तो इस तरह की, तो वहाँ तारीख है। तारीख में क्या है कि हम रोजनामचा की घटनाओं को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर ले रहे हैं। ये इतिहास है। उस समय इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत की घटनाओं का विवरण देना होता था। देना बल्कि शासकों की प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो केवल विवरण देना के साथ साथ क्या करें, शासकों की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, उनके पराक्रम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि पुराण काल के बाद चारक काल आता है, और चारक काल में शासकों की खूब प्रशंसा की जाती है, उनकी तुलना भगवान से की जाने लगती है, उनकी उपाधियां बड़े बड़े होने लगती हैं, और उसका प्रभाव इतिहास लेखन में देखने को। आने वाली पीढ़ियों को के लिए आदर्श प्रस्तुत करना कि फलाना शासक बहुत महान थे, तो आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीखे और वो भी महानता की तरफ आगे बढ़े। तो इस तरह का एक तरह से कहीं यशगान था, यशगान था किसी भी घटना का खूब वर्णन करना। ये प्रारंभिक या फिर कहें पारंपरिक इतिहास लेखन था। इस पद्धति में इतिहास को महान व्यक्तियों का इतिहास माना जाता था। यह धारणा थी कि इतिहास का निर्माण राजा, सेनापति और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसलिए इतिहास लेखन का केंद्र बिंदु सत्ता और शासन से संबंधित था। तो जो प्रारंभिक इतिहास लेखन हुआ वो शासक और सत्ता को केंद्र बिंदु में रखा था। अब प्रारंभिक इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या थी? कि राजनीतिक घटनाओं को, अब तक आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक घटनाओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाना, राजाओं, सम्राटों और शासकों के जीवन तथा उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करना, युद्ध, विजय अभियान और साम्राज्य विस्तार पर विशेष बल देना, इतिहास को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता था कि ये घटना हुई फिर ये घटना हुई। तो ये जो मैंने कहा ना कि तारीखों की तरह, तो तारीख में आप ये आज की तारीख की घटना हुई, फिर कल की तारीख की घटना आपने लिखा, तो एक क्रमबद्धता आ जाती थी। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को सीमित महत्व दिया गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, व्यक्ति या राज्य के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि किसी व्यक्ति या राजा कह लें या फिर राज्य के आसपास घटनाएं घूमती रहती हैं। सामान्य जनता का योगदान बिल्कुल उपेक्षा कर दिया जाता था। इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने की अपेक्षा वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। इसमें इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि डिस्क्रिप्टिव पर, यानी इतिहास में डिस्क्रिप्टिव का महत्व था, न कि ऑब्जेक्टिविटी का। ये बहुत बड़ी कमियां थी इसमें। धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। धार्मिक और नैतिक मूल्यों के द्वारा राजा पर अंकुश लगाया जाता था, और इन्हीं मूल्यों के द्वारा राजा से तमाम तरह के राजनीतिक कार्य करने के विधान बनाए जाते थे। ये बातें भी ध्यान में रखें। पारंपरिक इतिहास लेखन में स्रोत क्या क्या होंगे, तो अब स्रोत आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक इतिहास लेखन में विभिन्न प्रकार के स्रोत, जैसे इस समय के स्रोतों की बात करें तो शिलालेख, यानी पहले के शासक ने क्या लिखवाया है, पत्थर पर क्या लिखवाया है, उसका उपयोग कर लेते थे। ताम्रपत्र पर उसने क्या लिखवाया है, उस राजा के
राजकीय अभिलेख कौन कौन से, उसका प्रयोग किया जाता था। राजा की वंशावलियों पर ध्यान दिया जाता था, तो एक राजा अपनी वंशावली लिखता था, फिर अगला उस वंशावली को जोड़ता था, तो फिर दूसरा राजवंश होता था, वो भी अपनी वंशावली लिखता था। धार्मिक मूल्यों पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था। तो अगर कहें तो धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्य, यात्रा वृत्तांत और दरबारी साहित्य, इन सब बिंदुओं को पारंपरिक इतिहास लेखन में शामिल किया जाता था स्रोत के तौर पर। इन स्रोतों के आधार पर शासकों और राज्यों का इतिहास लिखा जाता था। भारत में पारंपरिक इतिहास लेखन की परंपरा कब से रही है? तो भारत में अगर बात करें तो भारत में पारंपरिक इतिहास लेखन की परंपरा प्राचीन काल से रही है। एक तरह से कहें कि पहले तो वैदिक साहित्य है, जो कि श्रुति साहित्य के रूप में जाना जाता है, उसमें भी हम लोग परंपराएं देखते हैं। जैसे वैदिक साहित्य, ये श्रुति साहित्य था, तो वैदिक साहित्य शुरू में लिखा नहीं गया था, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुन करके और याद करके पहुंचाया गया था। बाद में उनका संकलन हुआ। पुराणों में मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है, मध्यकालीन फारसी ग्रंथ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विशेष रूप से विशेष रूप से राजतरंगिणी भारतीय इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसके बारे में लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, जिसके लेखक कल्हड़ थे। इस ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत आलोचनात्मक वर्णन मिलता है। तो ये इतिहास इसलिए इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें पहली बार शासकों की सिर्फ तारीफ नहीं किया गया है, बल्कि उनकी अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयों को भी उजागर किया गया है। ये शासक अच्छा है तो अच्छा, और इसकी ये कमी है तो ये कमी, ये किया था कल्हड़ ने, जो एक तरह से कहें कि आलोचनात्मक इतिहास लेखन की तरफ उनका झुकाव दिखाई देता है। यूरोप में भी पारंपरिक इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं और युद्धों का वर्णन किया। तो ये भी किस तरह के इतिहास लेखक थे? ये भी पारंपरिक इतिहास लेखक थे, परंपरा में विश्वास करने वाले, और ये भी घटनाओं का वर्णन करते हैं। हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब इनका टॉपिक आएगा, तो वहाँ देखेंगे कि कैसे यूरोप में पहले घटनाओं का संकलन किया गया, किस तरह से हेरोडोटस ने जो जो घटनाएं उन्होंने सुना या देखा उसका संकलन किया। ठीक है। वहीं थ्यूसिडाइडिस ने राजनीतिक और सैन्य घटनाओं का अधिक तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। तो इनमें थोड़ी सी तर्कसंगतता दिखाई देती है थ्यूसिडाइडिस में। तो हेरोडोटस से थ्यूसिडाइडिस में क्या परिवर्तन हुआ? थ्यूसिडाइडिस ने कुछ युद्ध की घटनाओं पर तक अपना इतिहास लेखन सीमित रखा, और उन्होंने बड़े बारीकी से उसका लिखा। ठीक है, उसका तर्कसंगत लेखन किया और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। तो ये हमें पहली बार इनमें कुछ नए तत्व देखने को मिलता है थ्यूसिडाइडिस के इतिहास लेखन। हम हालांकि ये दोनों आपके सिलेबस में है, तो उसको हम लोग सिलेबस के समय पढ़ेंगे। पारंपरिक इतिहास लेखन के अनेक लाभ हैं। इसने ऐतिहासिक घटनाओं को संरक्षित किया, राजवंशों और राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराई तथा कालक्रम की परंपरा को। इसके कारण प्राचीन राज्यों, शासन प्रणालियों और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो जो ये प्राचीन कालीन जो प्रारंभिक इतिहास लेखन हुआ, वो घटनाओं के आसपास था, और इससे हमें जब रोजनामचा या इन घटनाओं से संबंधित जो आलेख हम प्राप्त करते हैं, उस आलेख के आधार पर वर्तमान समय में हम इतिहास का निर्माण करते हैं, जो हमारे अपने दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे इसमें सामान्य जनता की उपेक्षा की गई, हम लोग पढ़ ही रहे हैं। महिलाओं की क्या स्थिति थी, हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें उपेक्षा की गई है। ये महिलाओं की स्थिति को लेकर के आधुनिक काल में जब साम्राज्यवादियों ने भारत का इतिहास लिखा, तो उन्होंने जानबूझकर फूट डालो राज करो की नीति के तहत यह स्थापित करने का प्रयास किया पूरी दुनिया में, भारत जैसे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। और आप जब भी इतिहास की किताब पढ़ते हो, तो आपको एक ही गाना आपको सुनने को मिलेगा कि वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल के महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, सूत्र काल में और गिरावट आई, और जब आप आगे बढ़ते जाओगे और गिरावट आई। भाई कितना गिरावट आएगा? तो उन्होंने एक दृष्टिकोण पैदा किया, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा किया, और इससे क्या हो गया? इससे सामाजिक विचलन हमेशा बना रहेगा। तो जब तक भारत के इतिहास में महिलाओं की स्थिति को इस रूप में दिखाया जाएगा कि उनकी स्थिति में गिरावट आई, उनकी स्थिति में गिरावट आई, जबकि व्यवस्थित अध्ययन करने पर दिखाई देता है कि महिलाएं समाज का हिस्सा थी, परिवार संचालन में मुख्य भूमिका निभाती थी, परिवार के भरण पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते थे, जो हमारे धर्म विधान में भी देखने को मिलते हैं। तो ये गिरावट वाली बात जो अंग्रेजों ने लिखा, यानी ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा, वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि भारत में हीनार्थ प्रभाव डालने के लिए लिखा। अब वो उसको हमारे बाद के इतिहासकारों ने, राष्ट्रवादी इतिहासकार कहें, मार्क्सवादी इतिहासकार कहें, या जो भी इतिहासकार हैं, उन सब ने उसको खूब लिखा। और आज के समय में भी जब हम पढ़ते हैं, तो इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। महिलाओं की एक सामान्य स्थिति बनी हुई थी। परिवार की अगर सामान्य स्थिति थी, तो महिलाओं की भी सामान्य स्थिति थी। भारत एक संसाधन संपन्न देश था जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। भारत में संसाधनों की कमी नहीं थी, हर जगह अनाज कहें, धन धान्य से परिपूर्ण देश था। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, पुरुषों की स्थिति बहुत अच्छी थी।
ठीक है। तो एक समाज एक सौहार्दपूर्ण समाज में जी रहा था, लेकिन इतिहास चिंतन में इस भ्रम को डाला गया। इस बात का भी हमें मूल्यांकन करना है। किसानों की स्थिति, उन्होंने, बाद में हम देखेंगे कि जब मार्क्सवादी इतिहास लेखन होगा, हम लोग अभी इसमें चर्चा करेंगे इसी क्लास में, तो वो क्या करेंगे, वो किसानों को, श्रमिकों को अपने इतिहास लेखन के मुख्य बिंदुओं में रखेंगे, महिलाओं को रखेंगे, वंचित वर्ग को रखेंगे और वर्ग संघर्ष की अवधारणा लेके आएंगे कि हमेशा वर्ग संघर्ष होता रहा था। जहाँ का समाज समृद्ध है, संस्कृति संपन्न है, वहाँ वर्ग संघर्ष की संभावना कम पाई जाती है। अब आप जबरन वर्ग संघर्ष दिखाओगे तो ये उस समाज के नैतिकता है, उसका आप अवमूल्यन कर रहे हो। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन इससे भरा पड़ा है। तो साम्राज्यवादियों ने तो एक नुकसान किया ही, मार्क्सवादियों ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को ला करके और ज़्यादा नुकसान कर दिया। इस बात का भी हमें व्याख्या करना चाहिए कि किन किन बिंदुओं पर इतिहासकार नकारात्मक अवधारणाएं स्थापित कर चुका है। पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया। कई बार इतिहास शासकों के संरक्षण में लिखा जाता था। तो जब इतिहासकार, मैंने कहा ना कि शासकों के संरक्षण में जो शासकों की तारीफ शुरू हुई, वहीं से आपकी शुरू होती है चारक परंपरा। और जो इतिहास लिखा जाता था वो शासकों के निर्देशन में लिखा जाता था, और वो जो लेखन होता था वो शासकों के इर्द गिर्द रहता था, शासकों की तारीफ करता था, ये होता था। इसलिए उसमें पक्षपात और अतिशयोक्ति भी देखने को मिलती है। तो अगर शासक से कोई गलती होती थी तो डर के मारे जो लेखक होता था उसे शामिल ही नहीं करता था, जबकि शासक से कोई छोटी मोटी अच्छाइयाँ होती तो उसको खूब बढ़ा चढ़ा के लिखता था। ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिलती, इसलिए इसमें पक्षपात और अतिशयोक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का समुचित विश्लेषण नहीं हो पाता था, क्योंकि पूरा ध्यान आपका राज्य, राजनीति, युद्ध और इन घटनाओं पर सीमित। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का विवरण नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग का समग्र अध्ययन है। इसी कारण आधुनिक इतिहास लेखन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, पर्यावरणीय और जनसाधारण के इतिहास को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। तो अभी के इतिहास में हम देखेंगे तो अब तो पर्यावरणीय मुद्दे भी आ गए हैं। अब तो इतिहास लेखन में एक तरह से इतिहास लेखन एक नए आयाम में पहुंच चुका है, जब से हम लोग डिजिटल क्रांति में आए। तो अब उसका भी स्थान मिलने लगा है। पारंपरिक इतिहास लेखन के आधारभूत और प्रारंभिक परंपरा है, जिसने इतिहास के विकास की नींव रखी। यद्यपि इसकी सीमाएं थी, फिर भी आधुनिक इतिहास लेखन के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक तरह से कहें कि इतिहास लेखन की जो नींव रखा था वो परंपरागत इतिहास लेखकों ने रखा था। अब हम उसमें विश्लेषण करके नए मूल्यों को स्थापित करने में सक्षम हो चुके। अब इसके बाद ये परंपरागत इतिहास लेखन भारत में लंबे समय तक चलता रहा, और ये चारक परंपरा से दरबारी इतिहास लेखन की तरफ बढ़ा। लेकिन 19वीं सदी में हम देखते हैं, या 18वीं शताब्दी के एक तरह से कहें कि उत्तरार्ध में भारत में औपनिवेशिक इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। और 18वीं शताब्दी में जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनी स्थापित किया, वहाँ का इतिहास उन्होंने लिखा, वहाँ के समाज को समझने के लिए। तो वो जो इतिहास लेखन की शुरुआत हुई उसको हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक इतिहास लेखन। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको औपनिवेशिक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से देखेंगे। ये जो हम क्लास आपको बता रहे हैं, ये भारतीय दृष्टिकोण से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इतिहास चिंतन में कई सारी धारणाएं आ चुकी थी। वैज्ञानिक इतिहास लेखन, अब तक जब तक औपनिवेशिक इतिहास लेखन की शुरुआत हुई तब तक इतिहास लेखन में वैज्ञानिक अवधारणाएं, तर्कसंगत अवधारणाएं, तुलनात्मक इतिहास लेखन, ये सारी चीज़ें होने लगे थे। इसको समझने के लिए जो हमने पहली क्लास लिया था उसे आप देखेंगे, तो आप उसको और इसको जोड़ के देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। अब इतिहास लेखन में क्या आ जाता है, तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन में हम देखेंगे कि उन सभी मूल्यों को स्थापित किया गया, और यहाँ पर उपनिवेश को, यानी जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं, वो अपने आप को ये प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि हमने जिन देशों को अपना कॉलोनी बनाया है वहाँ हमारे आने से अच्छाइयाँ आई हैं, वहाँ के लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो जहाँ भी गए वहाँ के लोगों को लूटा, वहाँ के लोगों को चोरी सिखाया, झूठ बोलना सिखाया, बेईमानी सिखाया। और जहाँ जहाँ ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना हुई उन सभी देशों में, आज के देश में भ्रष्टाचार, आज के दिन में हम कहें भ्रष्टाचार चरम पर है। तो भ्रष्टाचार का बीजारोपण किया औपनिवेशिक शक्तियों ने, झूठ बोलने का बीजारोपण किया, ठीक है, तो चालाकी का बीजारोपण किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया, जबकि ये जस्टिफाई करने का उन्होंने प्रयास किया कि हमने अच्छाइयों का संचार किया है। जबकि उन्होंने जितनी गंदगी फैलाई, उस गंदगी को धोने में समाज को कई सौ साल लगेंगे। आइए हम लोग एक एक चीज़ों को समझें। इतिहास लेखन की वह जो है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन की वह पद्धति है जिसका विकास मुख्य रूप से यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों, विशेषकर ब्रिटिश शासकों द्वारा किया गया। इनका उद्देश्य केवल अतीत का अध्ययन करना नहीं था। अभी अतीत का अध्ययन कहाँ करेंगे? परंपरागत स्रोतों से करेंगे। परंपरागत स्रोत भारत में भरे पड़े थे, बल्कि उपनिवेशों पर शासन को वैध
मैंने अभी बताया कि अपने प्रशासन को वैध साबित करने का प्रयास किया, उचित साबित करने का प्रयास किया, और आवश्यक, इन्होंने लोगों के मन में ये धारणा बनाई, एक तरह का डर पैदा किया कि अगर मैं हूं तो ही आप बेहतर हो, जिस दिन मैं चला जाऊंगा आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। इस तरह का जहां जहां उन्होंने उपनिवेश बनाए उन औपनिवेशिक देशों में इस तरह का डर फैलाया, और डर फैलाने का सबसे अच्छा उन्होंने माध्यम चुना लेखन कला। और उनको विश्वविद्यालयों में, जब उन्होंने विश्वविद्यालय का विकास किया, शिक्षा का विकास किया, तो उन सभी मूल्यों को पुस्तकों के रूप में बच्चों को पढ़वाया, जिससे कि इनकी नकारात्मकता को उन्होंने सही तरीके से प्रस्तुत करके लोगों के मन में डाल सके। इस इतिहास लेखन में शासक वर्ग के दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई और औपनिवेशिक समाजों के इतिहास को यूरोपीय मानकों के आधार पर प्रस्तुत किया। अब क्या किया उन्होंने? भारत में औपनिवेशिक इतिहास लेखन का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। तो भारत में जो इतिहास लेखन शुरू हुआ वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होना शुरू होता है। अंग्रेजों ने भारत के इतिहास का अध्ययन प्रशासनिक सुविधा, राजनीतिक नियंत्रण और अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें भारत से कोई लगाव था इसलिए वो भारत का इतिहास लिख रहे थे, नहीं। उनकी जो मुख्य जरूरत थी कि प्रशासन कैसे किया जाए, यानी भारत में प्रशासन कैसे किया जाए। तो भारत में प्रशासन तभी कर पाएंगे जब भारत की सांस्कृतिक मूल्य को समझेंगे, राजनीतिक मूल्य को समझेंगे, आर्थिक मूल्य को समझेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि उनके इन जो भारत में राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं जो परंपरागत इतिहास लेखन में हो, उसका उन्होंने गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन के बाद अपनी उपलब्धता को सही साबित करने का प्रयास किया। कैसे वो राजनीतिक नियंत्रण बनाएंगे? राजनीतिक नियंत्रण बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वैचारिक दृष्टिकोण को मजबूत करो, अपने लोगों के मन में ये विचार डालो कि इनकी वजह से ही हम बेहतर हैं। तो जब लोगों के मन में ये विचार आ जाएगा कि फला व्यक्ति ही हमारा उद्धारक है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको अपना शासक स्वीकार कर लेंगे। और साम्राज्यवादियों ने इसका बड़ा ही बारीकी से उपयोग किया। अपनी श्रेष्ठता साबित करना, उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत आदिम अवस्था में है और हम विकास की उन्नत अवस्था में। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि हमारे आने से भारत में उन्नति आ जाएगी। आज भी आप लोगों के मुंह से सुनेंगे कि भारतीय धर्म दर्शन या भारतीय राजनीति व्यवस्था या समाज व्यवस्था यूरोप से पीछे है, जबकि ये झूठ है। जिस दर्शन का विकास यूरोप में 14वीं शताब्दी में हुआ, उस दर्शन का विकास भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ। उपनिषदों में वो सारे दर्शन देखने को मिलते हैं जो उनके वहाँ 14वीं शताब्दी में हुआ, यानी कि उनसे अगर हम कहें 600 ईसा पूर्व के पहले हमारे वहाँ उन दर्शन का विकास हुआ था। और 2000 साल पहले उन सभी दर्शन पर हम लोगों ने चिंतन किया था जिस पर वो 2000 साल बाद चिंतन किया। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया और उन्होंने लेखन किया, उस लेखन के आधार पर उन्होंने स्थापित किया कि भारत में किसी तरह का चिंतन नहीं हुआ। भारतीय चिंतन को ट्रेडिशनल बना दिया और अपने चिंतन को आधुनिक बना दिया। इस तरह की भ्रामक धारणाएं उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और परंपराओं का विश्लेषण अपने दृष्टिकोण से किया तथा अनेक बार भारतीय सभ्यता को पिछड़ा हुआ, अवैज्ञानिक और स्थिर। स्थिर का मतलब है ये परिवर्तनशील नहीं है, एक बार जो बन गया उसी में है। ये लोग ट्रेडिशनल हैं, ट्रेडिशन में विश्वास करने वाले लोग हैं, परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं, किसी तरह के परिवर्तन की हिमायती नहीं है। तो इस तरह का उन्होंने खूब प्रचार किया। औपनिवेशिक इतिहासकारों का मानना था कि भारत में आधुनिकता, प्रगति, विज्ञान, कानून और सुशासन का आगमन ब्रिटिश शासन के कारण हुआ है। उन्होंने इस मत को स्थापित किया और इस मत को इस तरह से स्थापित किया कि भारत के आज़ाद हुए आज काफ़ी दिन हो चुका है, इसके बाद भी सामान्य जनता में ये भावनाएं देखने को मिलती है कि अगर हमारे देश में वैज्ञानिकता या आधुनिकता है तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई, जबकि उनके आने से हम गरीब हुए, उनके आने से हमारे संसाधन कम हुए, उनके आने से हमारा व्यापार प्रभावित हुआ, उनके आने से हमारा विऔद्योगिकरण हुआ। ठीक है, तो हमारे उद्योग नष्ट हुए, हमारा आर्थिक अवनयन हुआ, हमारे धन संसाधनों का दोहन हुआ, लोगों का दोहन हुआ, हमारे वहाँ से लोगों को ले जाकर के विदेशों में बेचा गया। तो ये सारे काम किए, यानी दुनिया के जितने पाप हैं वो सारे पाप साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि वो बेहतर ब्रिटिश शासन के कारण हुआ। इस प्रकार इतिहास को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी और आवश्यक प्रतीत हो। तो ये दिखाया गया कि हम बहुत लाभकारी हैं, लेकिन वास्तव में वो लाभकारी नहीं थे। वास्तव में वो एक तरह से कहें कि जैसे एक कसाई होता है, एक जाहिल इंसान होता है, उस तरह के थे। औपनिवेशिक इतिहासकारों की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें यूरोपीय दृष्टिकोण को सर्वोच्च माना गया, तो सही से माना गया। भारतीय इतिहास की व्याख्या पश्चिमी मानकों के आधार पर की गई, बिल्कुल किया गया। ब्रिटिश शासन को सभ्यता, प्रगति और आधुनिकीकरण का माध्यम बताया गया। ये सब चीज़ें आप समझ ही रहे हैं।
जबकि ऐसा था नहीं, बताया गया। भारतीय समाज को पिछड़ा, विभाजित और परिवर्तनहीन बताया गया। हाँ, एक चीज़ और उन्होंने बताया कि भारत के जो शासक हैं वो दिन रात लड़ते रहते हैं। इतिहास की पुस्तकें इस तरह से लिखी गई कि अगर उसका बारीकी से आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि भारत का इतिहास तो युद्धों से भरा पड़ा है, युद्ध की घटनाओं से। आपको कई सारे तो इतने मूर्ख हैं, मतलब कई सारे हम देखते हैं कि मूर्खता की इस हद तक चले जाते हैं कि भारत के इतिहास में केवल युद्ध की घटनाओं को याद करवाते हैं, युद्ध की घटनाएं याद करो। ये साम्राज्यवादी इतिहासकार चाहते थे। ठीक है, भारत में देखिए, भारत विविधताओं वाला देश है। अलग अलग जगहों पे जो थोड़े बहुत शासकों में सीमा को लेकर के जो झड़प हुआ करती थी, उसको उन्होंने युद्ध के रूप में दिखाया। जो आपसी संघर्ष थे उसको उन्होंने युद्ध के रूप में दिखाया। राजनीतिक मामले जो थे उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। कुछ सामाजिक मामले थे उसको भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, और वो आज इतिहास का हिस्सा हैं। आज के समय में भी हम देखते हैं कि वो भारतीय इतिहास में प्रमुख भूमिका रखते हैं। ब्रिटिश शासन को सभ्यता, प्रगति और आधुनिकीकरण का माध्यम बताया गया। भारतीय समाज को पिछड़ा बताया गया, विभाजित बताया गया। विभाजित का मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ देश था, हमने आया तो एकीकरण किया, ये सारी चीज़ें दिखाया गया। भारतीय उपलब्धियों और स्वदेशी ज्ञान परंपराओं को कम महत्व दिया गया। तो जो भारतीय उपलब्धियां थी, स्वदेशी जो ज्ञान परंपरा थी, जो हमारी ज्ञान परंपरा थी, उनको कम महत्व दिया गया। अगर हमारे देश में कोई विद्वान था, उस विद्वान की तुलना यूरोपीय विद्वान से किए और उसमें यूरोपीय विद्वान को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया। जैसे अगर हम देखें आपके कौटिल्य को, तो कौटिल्य एक तरह से कहें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के, और इनकी तुलना कर रहे हैं मैकियावेली से कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, तो अब मैकियावेली यूरोप का कौटिल्य हुआ सही मायने में, लेकिन उन्होंने जो लेखन किया उसमें कहा कौटिल्य को कि कौटिल्य भारत का मैकियावेली, मतलब ठीक उल्टी व्याख्या। ये भी उन्होंने व्याख्या में ध्यान रखा कि अपने यानी यूरोपीय कोई विद्वान है उसको श्रेष्ठ बताया। जैसे कालिदास को कहते हैं कि भारत का शेक्सपियर है, जबकि शेक्सपियर तो बहुत बाद में आया था, कालिदास तो बहुत पहले थे, गुप्त काल में थे। जबकि शेक्सपियर होना चाहिए यूरोप का कालिदास, उसकी व्याख्या भी उल्टे तरीके से किया। ये सब चीज़ें भ्रामक धारणाएं उन्होंने खूब बनाए। इतिहास लेखन में प्रशासनिक और राजनीतिक पक्षों को अधिक महत्व दिया। ब्रिटिश शासन को वैध और आवश्यक सिद्ध करने का प्रयास किया। भारतीय समाज में धार्मिक और सामुदायिक विभाजन को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। भारतीय समाज में जो धार्मिक और एक तरह से कहें कि धार्मिक और सामुदायिक विभाजन था, विभाजन तो था नहीं, क्योंकि भारत एक सौहार्दपूर्ण देश रहा है शुरू से ही। लोग एक दूसरे से मिलजुल करके एक संस्कृति, सभ्यता मिलजुल करके साझा संस्कृति के साथ रहने वाले लोग थे। उन्होंने जो इतिहास लेखन किया उसमें पहली बार हर संस्कृति के लोगों को अलग अलग मानक पर रखा, और जब इस मानक को, जब नए युवाओं ने इस मानक को पढ़ा तो उनके मन में अपने अपने संस्कृति या समाज के लिए हीनार्थ भावना का विकास हुआ, और अपने संस्कृति के अधिकारों की तरफ पहली बार वो ध्यान देने लगे, जिससे एक विभाजन की, एक तरह से कहें कि जातिगत विभाजन, राजनीतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन की नींव डाल दिया उन्होंने भारत में, जिसका जो आज एक विकराल रूप धारण कर चुका है। आज के समाज में देखें तो आज के समय में जब हम लोग इस क्लास को पढ़ रहे हैं तब देखेंगे कि भारत में इस तरह के विभाजन के तत्व आज भी आपको देखने को मिलेंगे। आज भारत जातिगत आधार पर विभाजित होता जा रहा है, जातियों की महत्ता बढ़ती जा रही है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने इतिहास में शामिल किया, और इसको शामिल करने से भारत में जो सामाजिक सौहार्द बढ़ना था उसको तोड़ दिया गया। जातिगत आधार पर लोगों का मूल्यांकन किया जाने लगा, और आज के समय में तो कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा है। तो भारतीय एक भारतवासियों का देश है, उसको जातिगत आधार पर अब जातियों को उपजातियों में बांट करके देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं विखंडनकारी तत्व हैं जो उसको विखंडित करती है। भारत को औपनिवेशिक इतिहास लेखन से जुड़े प्रमुख इतिहासकार में अगर हम देखें तो जेम्स मिल हैं, विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं, विलियम विल्सन हंटर हैं, ये सारे के सारे इतिहासकार हैं। अब जेम्स मिल ने क्या कहें, जेम्स मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय समाज और संस्कृति की आलोचना करते हुए ब्रिटिश शासन को श्रेष्ठ बताया। विशेष बात यह है कि उन्होंने भारत आए बिना ही भारत का इतिहास लिखा और भारतीय इतिहास को प्रायः 3 कालों में विभाजित किया। देखिए, जो इतिहास लिखा उस इतिहास को ही उन्होंने देखिए जातिगत एक धर्म के आधार पर लिख दिया कि भारत में एक काल था वो हिंदू काल था, एक काल जो था वो हिंदू काल था, एक काल जो था वो मुस्लिम काल था, और फिर हम आए हैं अब ब्रिटिश काल है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुसलमानों को 2 वर्गों में रखा गया, और इसी के आधार पर हम देखेंगे कि उनकी धार्मिक भावनाओं को बाद में भड़काया जाएगा। नतीजा क्या होगा कि हिंदू मुसलमान इस तरह से विभाजित हुए कि वो कभी एक दूसरे के पास ना आ पाए। इस तरह का उन्होंने प्रयास किया, और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। और इनकी सफलता ये है कि भारत 2 भागों में विभाजित हुआ, और भारतीय भूभाग आज 3 देशों का राज्य बन चुका है, भारत, पाकिस्तान और
बांग्लादेश। तो ये आपको ये समझना होगा कि इतिहास लेखन किसी देश की मौलिकता को कैसे प्रभावित करती है, किसी देश की समाज, संस्कृति, लोक जीवन को प्रभावित करती है। अगर इतिहास लेखन गलत दिशा में चला जाए, इतिहास की दिशा गलत हो जाए या भ्रामक धारणाएं फैलाई जाए, तो लोगों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, जो उन्होंने किया था और सफल। इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी आलोचना यह हुई कि इसमें धर्म को इतिहास का मुख्य आधार बना दिया गया, जो जेम्स मिल ने किया, जबकि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को महत्व ही नहीं दिया। तो भारत में जो सामाजिक विकास हुआ, सांस्कृतिक महत्व विकास हुआ, उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया, बल्कि धर्म को ज़्यादा महत्व दिया। औपनिवेशिक इतिहास लेखन के क्या उन्होंने स्रोत प्रयोग किया? तो उन्होंने स्रोत किया कि जो सरकारी अभिलेख थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख थे, उसका सहारा लिया। जनगणना जो कराई गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसका सहयोग लिया। प्रशासनिक दस्तावेजों का सहयोग लिया उन्होंने। यात्रा वृत्तांत का सहारा लिया, जो यूरोपीय भारत आए थे। राजस्व अभिलेखों का सहारा लिया। कानून और न्यायिक दस्तावेजों का सहारा लिया। हम देखेंगे इसके लिए बाकायदा संस्था बनाते हैं, कोड ऑफ जेंटुल आज लिखी जाती है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने किया। पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया और इस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया, पुरातात्विक साक्ष्यों पर, कानून और न्यायिक दस्तावेज पर, राजस्व अभिलेख पर, यात्रा वृत्तांत पर। अब देखिए, इसमें आप जब मूल चीज़ देखेंगे ना, तो पुरातात्विक साक्ष्य कहीं ना कहीं जो जो खंडहर थे उनका उत्खनन कराया। भारत से बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे अष्टधातु से संबंधित जो भी आकृतियाँ थी, अनुकृतियाँ थी, बर्तन थे, उन सबको चुरा ले गए भारत से। कानून और न्याय की पुस्तकों का उन्होंने, दस्तावेजों का अध्ययन किया, बड़ी बारीकी से अध्ययन किया ताकि भारतीय की न्याय व्यवस्था को समझ सके, उसका उपयोग किया उन्होंने। राजस्व अभिलेखों का उन्होंने प्रयोग किया, जिससे कि वो भू राजस्व का निर्धारण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व की उगाही कर सके। सभी बिंदुओं पर उन्होंने बारीकी से काम किया। औपनिवेशिक इतिहास लेखन का एक सकारात्मक पक्ष यह था कि इसने इतिहास अध्ययन में दस्तावेजों, अभिलेखों, सर्वेक्षण और व्यवस्थित शोध पद्धतियों का उपयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने बस क्या दिया हमें? उन्होंने हमारे परंपरागत इतिहास लेखन के स्थान पर एक नए दृष्टिकोण से इतिहास लेखन की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। और बाद में हम देखेंगे कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद को, अपने राष्ट्र को ध्यान में रख करके जो इतिहास लिखा, उसमें उनके द्वारा दिए गए बहुत सारे दस्तावेजों का खंडन किया, बहुत सारे जो उन्होंने विचार दिए उसका खंडन किया, उसको भी हम लोग समझें। उनकी जो अच्छाई बस यह है कि उन्होंने नया दृष्टिकोण दिया, बाकी तो हमें लूट ही लिया। कई प्राचीन ग्रंथों का संकलन, अनुवाद और संरक्षण भी इसी काल में हुआ। हाँ, ये जरूर है कि हमारे कई सारे प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, बहुत सारे फारसी साहित्य थे, संस्कृत साहित्य थे, या फिर स्थानीय लोकल साहित्य थे, तो उनका भी उन्होंने अनुवाद किया और इतिहास में शामिल किया, जो आज हमारे लिए उपयोगी है। फिर भी इसकी अनेक सीमाएं थी। इसमें भारतीय समाज को हीन दृष्टि से देखा गया, भारतीय उपलब्धियों को कम करके प्रस्तुत किया गया और इतिहास को ब्रिटिश हितों के अनुरूप ढाला गया। सामान्य जनता, किसानों, महिलाओं और स्थानीय समुदायों की भूमिका को महत्व नहीं दिया, बल्कि आपसी द्वंद्व को ज़्यादा महत्व दिया। इसके अतिरिक्त यह इतिहास कई बार पक्षपातपूर्ण और यूरोप केंद्रित था। औपनिवेशिक इतिहास लेखन की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हुआ, मार्क्सवादी इतिहास लेखन हुआ, सबल्टन इतिहास लेखन, या फिर कहें इसे उपाश्रयी इतिहास लेखन हुआ। उपाश्रयी इतिहास लेखन हुआ, उपाल्टर नहीं है ये, उपाश्रयी इतिहास लेखन। उपाश्रयी इतिहास लेखन हुआ। उत्तर औपनिवेशिक इतिहास लेखन अभी हाल ही में शुरू हुआ है, कुछ समय पहले इतिहास लेखन का विकास हुआ। इन नई विचारधाराओं ने भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास को पुनः लिखने का प्रयास किया तथा समाज के अपेक्षित वर्गों को इतिहास के केंद्र में स्थान। यद्यपि औपनिवेशिक इतिहास लेखन की अनेक सीमाएं थी, फिर भी इसने आधुनिक ऐतिहासिक शोध, दस्तावेजीकरण, स्रोत आधारित अध्ययन की पद्धतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने क्या किया? इनका जो, अगर हम कहें कि हमारे लिए किया क्या इन्होंने, तो हमें तो लूट ही लिया, लेकिन बस उन्होंने अगर हमें कुछ लाभकारी चीज़ पहुंचाया तो वो था इतिहास लेखन की पद्धतियों को हमें समझा गए और उसके आधार पर हमने भारत का इतिहास लेखन शुरू। अब इसको सीखे हुए जो भारत के लोग थे, उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से जो इतिहास लिखा, हम कहते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। अब आता है चरण राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इतिहास लेखन की वह पद्धति है जिसका विकास औपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रतिरोध के रूप में। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने जिस तरह से भ्रामक धारणाएं बना दिया था भारत में, उस भ्रामक धारणाओं का खंडन करने के लिए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हुआ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के अतीत, सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय एकता तथा स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को उजागर करना था। तो जो हमारे गौरव थे, जो हमारे राष्ट्र गौरव थे, राष्ट्रीय जो एकता थी, इन्होंने दिखाया कि भारत एक विखंडित राज्य है, इन्होंने दिखाया नहीं, भारत एक राष्ट्रीय एकता का देश है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध, संगठित और विकसित सभ्यता रहा है। ये बात हमने पहले ही चर्चा किया था कि भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है, एक समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध देश था, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश था,
भारत में जातिगत धारणाओं पर बल नहीं दिया जाता था, बल्कि जातिगत धारणाएं आर्थिक कार्यों में उपयोगी थी। लेकिन उन्होंने उनको जातिगत धारणाओं को तोड़ने का काम किया उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने। हमारे वहाँ जो भी कुछ भी था वो एक समृद्ध परंपरा के लिए था, और उन्होंने इस तरह से किया कि जैसे जाति विशेष को उन्होंने बांट दिया, फिर बाद में उसमें ऊंच नीच के आधार पर उनका वर्गीकरण किया और एक ऐसी धारणा को जन्म दिया जिससे ऐसा लगा कि उच्च वर्ग, ये व्यक्ति उच्च वर्गीय है, तो इसने निम्न वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। और एक कहें कि भारतीयों के मन में एक भावना डाल दी कि उच्च वर्ग के लोग सदैव निम्न वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करते रहे, जबकि भारत में ऐसा कभी था ही नहीं। ये बातें आपको ध्यान में। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इन्हीं सब चीज़ों का खंडन करने का प्रयास किया, उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखा, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आपको इतिहास में वो सारी चीज़ें जो उन्होंने जो भ्रामक बातें लिखी थी वो आज भी आपको इतिहास में देखने को मिलती है। इसमें क्या है सिद्ध करने, भारत प्राचीन काल से एक समृद्ध, संगठित और विकसित सभ्यता रहा है तथा भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता, ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक श्रेष्ठता के अनेक तत्व विद्यमान। जब भी हम भारत का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को। भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। इसको लेकर के बंकिम चंद्र चटर्जी का एक भाषण होता है। हम जब भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के जब लेखकों की बात करेंगे, जब आगे के क्लास को हम लोग का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ उन सभी लेखकों का जब एक एक करके अध्ययन करेंगे तो हम लोग विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। अभी हम सिर्फ इसके एक तरह से कहें कि इसके तो जो आपके सिलेबस में इसके बारे में सामान्य जानकारी देने की बात का है, हम उसी पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं। भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। यह वह समय था जब ब्रिटिश शासन भारतीय इतिहास को हीन, विभाजित और पिछड़ा हुआ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके उत्तर में भारतीय विद्वानों और इतिहासकारों ने भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास को पुनः लिखा। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का मूल उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाना। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने ये ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीयों के मन में ये भर दिया था कि वो चले जाएंगे तो भारत का क्या होगा। और अक्सर अगर आप जो बहुत सारे लोगों में बातचीत में सुनते होंगे कि अगर उस समय अंग्रेज चले जाते तो भारत बिखर जाता, उस समय चले जाते तो भारत बिखर जाता। तो ये कहीं ना कहीं बौद्धिक चिंतन उन्होंने जिस तरह से किया, वो भारतीयों के मन में ये डर पैदा कर दिया था कि वो चले जाएंगे तो भारत का नुकसान होगा। तो अब जब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने भारतीयों में पहली बार राष्ट्रीय चेतना जगाया कि उनके होने से हमारा नुकसान है, वो जाएंगे तभी सब कुछ ठीक होगा। पहली बार आत्मसम्मान, उन्होंने भारतीयों में इतना हीनार्थ भावना भर दिया था कि भारतीयों को लगता था नहीं नहीं सच में हम बहुत बुरे हैं। भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का संचार किया। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारत में राष्ट्रीय चेतना, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना का विकास किया। इस इतिहास लेखन ने भारतीय संस्कृति को उजागर किया, भारतीय सभ्यता के उच्च मूल्यों को स्थापित किया, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और स्वतंत्रता आंदोलन को विशेष महत्व दिया और उसकी विशेषता को लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मानना था कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र है जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान और निरंतरता है। इनकी क्या क्या विशेषताएं थी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों की जो विशेषताएं कहें तो सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को उजागर करना। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत प्राचीन काल से एक समृद्ध, संगठित और विकसित सभ्यता रहा है तथा भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता, ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के तत्व विद्यमान थे। ठीक है, यहां से भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास का पुनर्लेखन किया, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का पर बल दिया उन्होंने, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की उपलब्धियों को प्रमुखता दी, स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को रेखांकित किया। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन की आलोचना की गई। भारतीय महान व्यक्तियों, संतों, समाज सुधारकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को, तो जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक थे उन्होंने भारत की गरिमा को भारतीय लोगों के मन में भरने का प्रयास किया, जो बाद में जन चेतना का आधार बना। भारतीय परंपराओं और ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों को उजागर किया। इतिहास को राष्ट्रीय चेतना के विकास का माध्यम बनाया गया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत की सभ्यता अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है। इसमें वैदिक साहित्य, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कला और साहित्य की उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया गया। भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से जुड़े जो इतिहासकार हैं उनमें अगर हम देखें तो जो प्रमुख नाम आता है वो रमेश चंद्र मजुमदार का आता है, जिनको आरसी मजुमदार के नाम से जानते हैं। जदुनाथ सरकार का नाम आता है। काशी प्रसाद जायसवाल, जिनको हम लोग केपी जायसवाल के नाम से जानते हैं। गोविंद सखाराम भंडारकर का नाम आता है। ठीक है,
तो गोविंद सखाराम देसाई हैं, आरजी भंडारकर हैं जी, ठीक है। तो ऐसे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों का नाम मिलता है। गोविंद सखाराम देसाई का नाम मिलता है, भंडारकर आदि प्रमुख भारतीय इतिहासकार थे जिनका नाम मिलता है हमें। रमेश चंद्र मजुमदार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और प्राचीन भारतीय इतिहास पर व्यापक कार्य किया। वहीं जदुनाथ सरकार ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास विशेषकर मुगल काल का गहन अध्ययन किया और इन कालों का अध्ययन करके उन्होंने भारतीय गौरव को उजागर करने का प्रयास किया। तो इसमें राष्ट्रवादी इतिहासकारों का अहम स्थान था। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जिन स्रोतों का प्रयोग किया उनमें देखें और ब्रिटिश इतिहासकारों ने जिन स्रोतों का उपयोग किया उनमें काफ़ी अंतर है। जैसे इन्होंने भारत की मौलिकता को खोजने का प्रयास किया, इन्होंने वैदिक साहित्य का सहारा लिया, पुराणों का सहारा लिया, महाकाव्य का सहारा लिया, शिलालेखों का, ताम्रपत्र का, सिक्कों का, अभिलेखों का, पुरातात्विक साक्ष्य का, यात्रा वृत्तांत और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों का सहारा लेकर के भारत का इतिहास लिखा। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि इसने भारतीय समाज में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। इसने यह सिद्ध किया कि भारत की अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक परंपरा रही है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। कई बार राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के प्रयास में इतिहास का अत्यधिक महिमा मंडन किया गया। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का जो कार्य किया उसमें कहीं न कहीं ऐतिहासिक मानकों का उल्लंघन हुआ। लेकिन अगर साम्राज्यवादी इतिहासकारों से उनकी तुलना करें तो आप देखेंगे ये जरूरी भी था ताकि लोगों में चेतना का विकास हो सके। कुछ इतिहासकारों ने भारतीय अतीत के गमचोर पक्षों की उपेक्षा की और कुछ घटनाओं को आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। अब ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, जब बाद में हम इतिहास के क्रमिक विकास को देखेंगे तो वहाँ देखेंगे इतिहास में आदर्शवादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कई जगह आदर्शवादी दृष्टिकोण का सहारा लिया। हालांकि इसके कारण उनकी आलोचना भी होती है। सामान्य जनता, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के योगदान को भी अपेक्षाकृत कम महत्व मिला। बाद में मार्क्सवादी, अब देखिए इन इतिहासकारों ने कहीं न कहीं साम्राज्यवादी इतिहासकारों की जो धारणाएं स्थापित किया था, उन्होंने जिस तरह की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार किया था, उनके खंडन में इतने खो गए कि अब इनके इतिहास लेखन में कहीं न कहीं जो समाज में महिला और अन्य वर्ग थे उनका महत्व कम दिखाई देता है। अब इससे क्या होगा कि इतिहास लेखन में एक नई विचारधारा आएगी जिसको हम लोग कहेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन। अब ये जो इतिहास लेखन भारत में है ये समाज और सामाजिक और आर्थिक मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया। इसको भी देख लेते हैं। इतिहास लेखन की यह पद्धति है जो इतिहास की व्याख्या आर्थिक संरचना, उत्पादन प्रणाली, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर करती है। तो जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग आर्थिक संरचना पर बल देते हैं, उत्पादन प्रणाली पर बल देते हैं, वर्ग संघर्ष, इनकी जो सबसे बड़ी बात थी वर्गीय संघर्ष को शामिल करना। और ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष होता रहता है, क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, सामाजिक परिवर्तन पर इन्होंने बल दिया। और इनके जो इतिहास लेखन के मूल्य थे वो समाज और अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा बल देना, वर्ग संघर्ष पर ज़्यादा बल देना। इस इतिहास लेखन का आधार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल के विचार। तो ये जो इतिहास लेखन हुआ कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित था। मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास का विकास मुख्य रूप से आर्थिक संघर्ष, शक्तियों और वर्गों के बीच संघर्ष के कारण होता है। ये कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि आर्थिक जब शक्तियाँ होती हैं तो वर्गीय संघर्ष भी होता है और इन्हीं से क्रमिक परिवर्तन होता है, फिर समाज का निर्माण होता है, फिर समाज से धर्म, संस्कृति, राजनीति, इन सब का निर्माण होता है। तो इनके इतिहास लेखन का केंद्रीय बिंदु आर्थिक तत्व थे और वर्ग संघर्ष था। ये बातें ध्यान में रखें। अब देखिए, जहाँ राष्ट्रवादी साम्राज्यवादी इतिहासकारों का केंद्रीय तत्व अपने साम्राज्य को मजबूत स्थापित करना, राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मुख्य तत्व राष्ट्र की गरिमा को उजागर करना था, वहीं मार्क्सवादी इतिहासकारों का मुख्य तत्व आर्थिक तत्व और वर्ग संघर्ष को मजबूती से स्थापित करना था। इसमें सामाजिक मूल्य उभर के सामने आए। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अनुसार किसी भी समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं उसकी आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती। अगर किसी की अर्थव्यवस्था बेहतर है तो उसकी सामाजिक संरचना बेहतर होगी, आर्थिक संरचना बेहतर होगी, राजनीतिक संरचना बेहतर होगी और सांस्कृतिक संरचना बेहतर होगी। ये मानना था मार्क्सवादी इतिहासकारों का। और ज़्यादातर आज के समय में भी देखें तो ज़्यादातर आम जनता में जो लोकप्रियता है वो यही विचार है कि अगर आपके पास धन संसाधन है तो आप सब कुछ कर लोगे। जबकि वैचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह की धारणाएं सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी मार्क्सवादियों ने इस दृष्टिकोण को प्रभावी बनाया और भारत में इसको विस्तारित किया। इसलिए इतिहास को समझने के लिए जानना आवश्यक है कि उस समय उत्पादन के साधन किसके नियंत्रण में थे। इनका मानना था कि अगर हम उत्पादन के साधन किसके नियंत्रण में थे इसके बारे में जान लें
तो ये हम जान लेंगे कि वर्गीय संघर्ष का स्वरूप कैसा था, और फिर हम जान लेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन कैसा हुआ था, फिर हम जान लेंगे राजनीतिक परिवर्तन कैसा हुआ था, आर्थिक परिवर्तन तो है ही, और फिर उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इनके जो मूल में थे वो थे उत्पादन के साधन पर नियंत्रण, और समाज में विभिन्न वर्गों के बीच किस प्रकार के संबंध विद्यमान थे। इस इतिहास लेखन का विकास 19वीं शताब्दी में मार्क्सवाद के उदय के साथ प्रारंभ हुआ, लेकिन 20वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की एक प्रभावशाली पद्धति बन गया, और इसका प्रभाव हम भारत में देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस पद्धति पर बहुत सारे इतिहास लिखे गए, जिनके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। भारत में इसका विकास विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का मूल सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकतावाद, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है। इसके अनुसार समाज का विकास आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर होता है और इतिहास निरंतर परिवर्तनशील होता है। तो इन्होंने साम्राज्यवादियों के इस मत का खंडन किया कि भारत का समाज अपरिवर्तनशील है। इन्होंने कहा कि नहीं, वर्गीय संघर्ष और आर्थिक उत्पादन हमेशा परिवर्तनशील होता है, जो समाज को परिवर्तित करते रहता है। जबकि साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना था कि भारतीय समाज स्थिर है, जड़वत है। इसका इन्होंने जोरदार तरीके से खंडन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की विशेषताएं की बात करें तो इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जाती है। वर्ग संघर्ष को इतिहास की मुख्य प्रेरक शक्ति माना जाता है। तो मैंने बताया कि आर्थिक तत्व और वर्ग संघर्ष, ये दो बातों पर ध्यान दें। उत्पादन संबंधों और उत्पादन के साधनों का अध्ययन किया जाता है। समाज के शोषित और श्रमिक वर्गों को महत्व दिया जाता है। तो इनके इतिहास लेखन में जो सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा तो ये जो शब्द है शोषित वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो ये एक ऐसी अवधारणा लाएंगे कि अगर ए एक वर्ग है और बी एक वर्ग है, ये किसी कार्य कारण संबंध से जुड़े हुए हैं, और ये ज़्यादा ताकतवर है, ये ज़्यादा ताकतवर है और कम ताकतवर है, कम ताकतवर है। तो इस धारणा से जब व्याख्या किया गया तो कई सारे इन लोगों ने इसकी नकारात्मक व्याख्या कर दिया और ये दिखाने का प्रयास किया कि ए वर्ग जो है बी वर्ग का शोषक है और बी वर्ग ए वर्ग का शोषित है। तो एक शोषणकारी समाज, शोषक और शोषित वर्ग की अवधारणा का विकास हुआ, जो एक नकारात्मक अवधारणा थी, और इसका नकारात्मक प्रभाव वर्तमान समय में भारत में देखने को मिलता है। जो ये वर्गीय संघर्ष की जो अवधारणा लाए थे, ये अब धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है, विकराल रूप लेता जा रहा है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की धारणाएं भारत में जब भी चिंतन हो, इतिहास लेखन हो, तो इस तरह की धारणाओं पर कैसे रोक लगाया जाए, कैसे इसको व्यवस्थित किया जाए, इसका प्रयास हो। सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का विश्लेषण किया जाता था। इतिहास को निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया माना जाता था। केवल राजाओं और युद्धों के स्थान पर समाज और अर्थव्यवस्था को अध्ययन का केंद्र बनाया। तो जहां हम देखें परंपरा में राजा केंद्र में थे, साम्राज्यवाद में साम्राज्य की शक्तियां केंद्र में थी, राष्ट्रवाद में राष्ट्र केंद्र में आ गया। हालांकि इन तीनों में अगर केंद्रीय बिंदु देखें तो राजनीतिक घटनाएं, राज्य और परंपराएं थी। लेकिन मार्क्सवाद ने पहली बार सामाजिक मूल्य, वर्ग संघर्ष और आर्थिक संसाधनों पर बल दिया। ये बड़ा परिवर्तन था। किसानों, मजदूरों, सामान्य जनता के योगदान को महत्व दिया जाता है। तो इसमें जब इस तरह की बातें होंगी तो इसमें किसान मुख्य भूमिका में आ जाएगा, आपका मजदूर मुख्य भूमिका में आ जाएगा, सामान्य जनता मुख्य भूमिका में आ जाएगी। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अनुसार मानव समाज कई चरणों से होकर विकसित हुआ, और इनका मानना था, इन्होंने जो धारणा दी कि सबसे पहले आदिम समाज आया, फिर दास प्रथा आई, उसके बाद सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, फिर समाजवाद आया, फिर साम्यवाद आया। तो ये सारी चीज़ें क्रमिक रूप से आई। इन चरणों का परिवर्तन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है, और इन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं आया, लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ा, वर्गों का संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद नए समाज का निर्माण होता गया। उदाहरण के लिए सामंतवाद और पूंजीवाद के बीच संघर्ष ने आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सामंतवाद के बाद आया पूंजीवाद। सामंतवाद ने जब पूंजीवाद के रूप में ऐसे नहीं आया होगा, इनका मानना था कि एक वर्गीय संघर्ष हुआ होगा, उसके बाद ही आया होगा। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने राजनीतिक घटनाओं के बजाय सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर विशेष बल दिया। इस दृष्टिकोण ने भूमि व्यवस्था, कृषि प्रणाली, व्यापार, कर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रमिक वर्ग की स्थिति का गहन अध्ययन। मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी कि मार्क्सवादी इतिहास का मूल जो केंद्र था वो अर्थव्यवस्था था, वो आर्थिक तत्व थे। एक तरह से कहें कि वो आर्थिक तत्व थे। आर्थिक तत्वों का क्या सामाजिक प्रभाव है वो थे। निम्न वर्ग का निर्धारण हुआ। तो जहां साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने धर्म के आधार पर वर्गीय विभाजन किया था, हिंदू और मुसलमान, वैसे इन्होंने आर्थिक संसाधनों के आधार पर वर्गीय विभाजन कर दिया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। और भारत में एक ऐसे सिद्धांत का सृजन हो गया, शोषण का सिद्धांत। अक्सर आप सुनते होंगे, आप आम लोग बात करते समय कि फला ने फला का शोषण किया। तो ये शोषणकारी अवधारणा का बल दिया, और ये क्या है, ये लोगों में
जन भावना को भड़काने में काम आता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए एक अच्छी अवधारणा नहीं है। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन से जुड़े प्रमुख इतिहासकारों में अगर बात करें तो डी कौशाम्बी का नाम प्रमुखता से आता है। इन्होंने तो बड़े स्तर पर काम किया मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। रामशरण शर्मा का नाम आता है। इनसे तो जब भारत का क्या बोलते हैं एनसीईआरटी लिखवाई गई तो आप पढ़े होंगे आपने, वी मार्केट में पुस्तक है, एनसीईआरटी रामशरण शर्मा से ही लिखवाई गई थी। इरफान हबीब जिन्होंने लगभग 17 खंडों में भारत का इतिहास लिखा है। रोमिला थापर जिनका जो है भारत के मौर्यकालीन इतिहास के लिए जानी जाती हैं। बिपिन चंद्रा जो कहें कि हर इतिहास के विद्यार्थी की प्रमुख पुस्तक बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा, वर्ग संघर्ष, इन सब चीज़ों पर बल देने वाले इतिहासकार हैं। डी कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। रामशरण शर्मा ने प्राचीन भारत में सामंतवाद, सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। इरफान हबीब ने मध्यकालीन भारत की कृषि और आर्थिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण शोध किया। मार्क्सवादी इतिहास लेखन में प्रयुक्त प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो जैसे हमने देखा कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने मुख्य रूप से सरकारी दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के विवरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, इन सब पे बल दिया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने सांस्कृतिक ग्रंथ, इसके अतिरिक्त सरकारी अभिलेख, सरकारी दस्तावेज, अभिलेख, मुद्रा, इन सबों पर ध्यान दिया। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो आर्थिक दस्तावेजों पर ये ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे भूमि अभिलेख, राजस्व दस्तावेज, आर्थिक आंकड़े, पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के, शिलालेख, तो सबने इस पर ध्यान दिया था, इन्होंने भी ध्यान दिया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। यात्रा वृत्तांत, सरकारी अभिलेख पर ये भी ध्यान देंगे, सामाजिक एवं आर्थिक दस्तावेजों पर ये ध्यान देंगे, और इस तरह से समाज में वर्गीय संरचना को दिखाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये वर्गीय संरचना जो इन्होंने दिखाने का प्रयास किया वो आज भारत के लिए उचित नहीं। तो इन बिंदुओं पर भी आपको ध्यान में रखना है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का सबसे बड़ा योगदान है कि इसने इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के आर्थिक और सामाजिक पक्षों को इतिहास के केंद्र में स्थापित किया। तो अब तक हमने जो 3 लेखन की परंपरा देखी थी, चाहे वो परंपरागत रहा हो, चाहे साम्राज्यवादी रहा हो, चाहे राष्ट्रवादी रहा हो, इनके केंद्र बिंदु में क्या थे? राज्य और राजनीतिक घटनाएं थी, जबकि मार्क्सवादियों के केंद्र में समाज और वर्ग संघर्ष की घटनाएं थी, आर्थिक बिंदु थे। ये चीजें थोड़ा ये पूरी तरीके से अलग दिशा में ले गया इतिहास को। बल्कि समाज के आर्थिक और सामाजिक पक्षों को इतिहास के केंद्र में स्थापित किया है। इसने किसानों, मजदूरों, सामान्य जनता की भूमिका को महत्व दिया, इतिहास को अधिक व्यापक और वैज्ञानिक बनाया। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। कई आलोचकों का मानना है कि यह इतिहास की लगभग सभी घटनाओं की व्याख्या आर्थिक कारणों से करने का प्रयास करते हैं। जब हर चीज को आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखोगे, कोई सांस्कृतिक विकास हो रहा है तो उसके पीछे कहोगे आर्थिक कारण जिम्मेदार है, राजनीतिक विकास हो रहा है आर्थिक कारण जिम्मेदार है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है आर्थिक कारण जिम्मेदार है। तो हर चीज को आर्थिक कारणों से आप नहीं देख सकते हो, लेकिन इनकी इतिहास की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक कारकों की उपेक्षा हो सकती है। कुछ मामलों में वर्ग संघर्ष पर अधिक बल देने के कारण अन्य महत्वपूर्ण आयाम पीछे छूट जाते हैं। अब वर्ग संघर्ष पर आप हर जगह बल दोगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्य को आप जन्म दे रहे हो। इसके बावजूद राजनीतिक इतिहास लेखन में इनका महत्वपूर्ण स्थान। अब इसके बाद इतिहास लेखन में एक नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं उपाश्रयी इतिहास लेखन या सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। इसमें क्या हुआ? इसने जो साम्राज्यवादियों समाज क्या बोलते हैं, जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने जो नींव रखी थी उसको और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया उपाश्रयी इतिहास लेखन ने। यह इतिहास लेखन की वह पद्धति है जिसमें समाज के उन वर्गों का इतिहास लिखा जाता है, इतिहास का अध्ययन किया जाता है जिन्हें लंबे समय तक मुख्य धारा के इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। यानी इसमें इस बात पर बल दिया गया, यानी समाज के निचले तबके का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, किसमें? सबल्टन इतिहास लेखन में। इसमें किसको केंद्र बनाया गया? तो किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, दलितों को, निम्न वर्गों को और अन्य वंचित और हाशिया पर रहने वाले समुदायों को के अनुभवों को, संघर्षों को, उनके योगदान को इतिहास के केंद्र में रखा गया। तो इनके इतिहास लेखन में अब देखिए क्रमिक परिवर्तन। सबसे पहले परंपरागत इतिहास लेखन, राज्य और राजनीतिक घटनाएं, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, साम्राज्य से संबंधित राज्य और राजनीतिक घटनाएं और साम्राज्य को मजबूती से स्थापित करने का प्रयास, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी नकारात्मक धारणाओं का खंडन, राज्य और राजनीति मुख्य विषय, मार्क्सवादी आर्थिक संसाधन मुख्य विषय, वर्ग संघर्ष मुख्य विषय और सबल्टन निम्न तबके के आम जनता इतिहास के मुख्य विषय हो।
तो इस तरह से इतिहास में क्रमिकता है। अगर इन सभी का हम लोग एक साथ अध्ययन करें तो जाके हम इतिहास की समग्रता को पा सकते हैं। तो देख लेते हैं और इसमें क्या है। सबल्टन शब्द का अर्थ है अधीनस्थ। अधीनस्थ का मतलब वो वर्ग जो नीचे है, वंचित वर्ग है, हाशिए परिस्थिति या सत्ता से बाहर रखा गया वर्ग। इस अवधारणा का प्रारंभ इतावली चिंतक एंटोनियो ग्राम्सी ने किया था। एंटोनियो ग्राम्सी का ये जो है चिंतन किया था कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जो शुरू से हाशिए पर चलता आ रहा है। तो इसको उन्होंने उठाया था। उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया उन समूहों के लिए किया जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सत्ता से वंचित रहे थे, जो राजनीतिक घटनाओं के साथ एक समाज के एक ऐसा वर्ग चला आ रहा था जो किसी भी द्वंद्व में, किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम में शामिल नहीं था, वो अपने कार्य कारण में ही सिमटा हुआ था। अगर हम इसको राज्य की दृष्टि से देखें तो इस राज्य के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो थी, लेकिन वो इतिहास का कभी विषय नहीं बने, इतिहास में कभी स्थान नहीं बना पाए थे। जैसे कि अगर हम कहें मजदूर वर्ग, तो मजदूर वर्ग का राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन मजदूर वर्ग इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए थे। किसान वर्ग किसी भी राज्य के निर्माण में या फिर किसी भी राज्य की समृद्धि में जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर होते हैं वो होते हैं किसान, मजदूर, और तीसरा जो पिलर होता है उस राज्य की स्त्रियां या महिलाएं। इसके बिना कभी भी मजबूत राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इतिहास में इनका स्थान नहीं दिया गया था, बल्कि उच्च वर्गीय वर्ग संघर्ष, उच्च वर्गीय लोगों के यानी राजनीतिक संघर्ष को दिखाया गया था। उस राजनीतिक संघर्ष को वर्गीय संघर्ष के तौर पे मार्क्सवादियों ने लाया और सबल्टन इतिहास लेखन ने इनको अपने इतिहास में शामिल किया। भारत में उपैसरी इतिहास लेखन का विकास 1980 के दशक में हुआ। यह औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी और पारंपरिक इतिहास लेखन की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में आया। तो मैंने बता ही दिया कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन और पारंपरिक, तो इस उल्टा लिख दिया गया, यानी पारंपरिक इतिहास लेखन, औपनिवेशिक इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, तीनों इतिहास लेखन के केंद्र में राज्य और राजनीतिक घटनाएं थीं। इसके प्रत्युत्तर में सबल्टन इतिहास लेखन के केंद्र में राज्य और राजनीतिक घटनाओं के स्थान पर सामान्य जन थे। इतिहास लेखन परंपराओं में मुख्य रूप से शासकों, नेताओं, अभिजात वर्ग को महत्व दिया जाता था, जबकि सामान्य जनता की भूमिका अपेक्षाकृत उपेक्षित थी। वो किस में थी? तो परंपरागत इतिहास लेखन में थी, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में थी और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में थी। उपासरी इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि इतिहास केवल महान नेताओं और शासकों द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि सामान्य जनता भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण निभाती है, अतः वो भी इतिहास का हिस्सा होनी चाहिए। भारत में इस विचारधारा के विकास का श्रेय दिया जाता है एक भारत के बड़े विद्वान हुआ करते थे, रणजीत गुहा। तो रणजीत गुहा को इसका प्रणेता, उन्होंने 1982 में सबल्टन स्टडीज ग्रुप की स्थापना की। इस समूह ने भारतीय इतिहास को आम जनता के दृष्टिकोण से पुनः लिखने का प्रयास किया। और अगर कहा जाए कि इनके विशेषताएं क्या थी, तो आप अब तक समझ में आ गए कि इनके केंद्र में क्या रहेंगे? वंचित और हाशिए पर स्थित वर्ग, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी रहेंगे। अभिजात वर्ग केंद्रित इतिहास की आलोचना करेंगे। सामान्य जनता की राजनीतिक चेतना और सामाजिक आंदोलन के महत्व को महत्व दिया, यानी सामान्य जनता की राजनीतिक चेतना को ये महत्व देंगे। स्थानीय इतिहास और जन स्मृतियों का उपयोग करेंगे। इतिहास को नीचे से ऊपर देखने का प्रयास, यानी कि अगर हम कहें उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ एक अगर सीरीज बनाएं तो इसमें क्या होता है? नीचे से हम ऊपर देखते हैं, यानी निम्न वर्ग का इतिहास पहले देखेंगे, फिर उनसे क्या उच्च वर्ग हुआ, उससे उच्च वर्ग और उससे उच्च वर्ग में किस तरह का परिवर्तन हुआ, ये हम इसमें देखते हैं। सत्ता और प्रभुत्व की संरचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। उपासरी इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल बड़े नेताओं के नेतृत्व का परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें किसानों ने भाग लिया था, मजदूरों ने भाग लिया, आदिवासियों ने भाग लिया, स्थानीय समुदायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पढ़ते हैं या फिर जो इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो अब तो उन पुस्तकों में इन सब चीज़ों को शामिल भी किया गया है। इसलिए इतिहास में उन्हें उनके योगदान को समान महत्व मिलना चाहिए। अब अगर कहा जाए कि इनके स्रोत की मुख्य बातें क्या होगी, तो देखिए इनके स्रोत में क्या आ जाएंगे? लोक कथाएं आ जाएंगे। अब तक हम किसी में लोक कथा को उतने महत्व के तौर पे नहीं देखे थे, न तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में देखे थे, ना ही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में, और ना ही मार्क्सवादी इतिहास लेखन। लेकिन इनके इतिहास लेखन में मुख्य विषय क्या होगा? लोक कथा होंगे, लोक गीत हो जाएंगे, मौखिक परंपराएं हो जाएंगी, ये स्रोत मुख्य भूमिका में आ जाएंगे। जन स्मृतियाँ हो जाएंगे मुख्य भूमिका में, व्यक्तिगत पत्र तो हो जाएंगे, हालांकि ये तो उसमें भी थे। ग्रामीण अभिलेख हो जाएंगे इसमें मुख्य भूमिका में, कि ग्राम की क्या संरचना थी। तो अब देखिए स्रोतों का स्वरूप भी इतिहास लेखन में हम बदलता हुआ देखते हैं। न्यायालयीय अभिलेख हो जाएंगे, समाचार पत्र, सरकारी अभिलेख, सामाजिक आंदोलन में सबसे संबंधित दस्तावेज, ये सारी चीज़ें इसमें इनके इतिहास लेखन का स्रोत रहेंगे। अब इनमें जो प्रमुख इतिहासकार हैं इनसे सवाल पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो उनमें एक नाम आता है रणजीत गुहा का। इसके अतिरिक्त शाहिद अमीन है, इनका ये बड़ा ही
फेमस नाम है इनका। फिर ज्ञानेंद्र पांडे, पार्थ चटर्जी, डेविड हरदिमान, ये सब के सब सबाल्टर्न इतिहास लेखन में इनका बड़ा ही महान मतलब महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनको भी हमें ध्यान में रखना है। उपाश्रय इतिहास लेखन का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने इतिहास की परिभाषा को व्यापक बनाया और उन लोगों को इतिहास में स्थान दिया जो लंबे समय तक उपेक्षित रहे थे। ठीक है, हालांकि इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह दृष्टिकोण कभी कभी अभिजात वर्ग की भूमिका को अत्यधिक कम करके आंकता है। कई बार स्थानीय और सीमित घटनाओं पर अधिक ध्यान देने से व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों की उपेक्षा हो जाती है। इसके अतिरिक्त मौखिक परंपराओं और जन स्मृतियों की विश्वसनीयता, जैसे जो मौखिक परंपराएं हो सकता है वो चढ़ा बढ़ा के बताया जा रहा है, जन स्मृतियाँ हो सकता है कोई एक दूसरे की जो कड़ियाँ थी वो मिल नहीं पाती हैं, तो ऐसे बहुत सारे दोष आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने पहला प्रयास किया कि समाज के निम्न तबके के लोगों को भी इतिहास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। अब इतिहास लेखन की जो अभी के समय की जो धारणा है, ये भी सबाल्टर्न इतिहास लेखन की शुरुआत के समय ये भी विचारधारा उपजी थी, जिसको लोग कहते हैं उत्तर आधुनिक उपनिवेश इतिहास लेखन, पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये जो है ये कोशिश करता है कि एक समग्र इतिहास लेखन पर बल दिया जाए। इसमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाता है, और अगर कहें कि यूजीसी नेट में इस समय जो सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछने की संभावना होती है, अब सवाल पूछे जा रहे हैं, वो एक तो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हैं और दूसरे आपके उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन से। इतिहास लेखन की वह पद्धति जो यह मानती है कि इतिहास कोई पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, निश्चित और अंतिम सत्य नहीं है। तो अब तक जो हम लोगों ने इन 4-5 विचारधाराओं का अध्ययन किया, जैसे कि परंपरागत इतिहास लेखन, परंपरागत इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, और इसके प्रत्युत्तर में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, और हमने मार्क्सवादी इतिहास लेखन देखा, और हमने सबाल्टर्न यानी उपाश्रय इतिहास लेखन देखा। इन सभी इतिहास लेखन में जो हमने कॉमन बात देखी कि एक ही घटना की व्याख्या में इनके दृष्टिकोण बदल जाते हैं और घटना का स्वरूप बदल जाता है, मतलब घटना की व्याख्या का स्वरूप बदल जाता है। अब उत्तर आधुनिक जब इतिहास लेखन हुआ तो उन्होंने ये देखा ये तो सारे स्वरूप बदल रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इतिहास लेखन की वह पद्धति जो यह मानती है कि इतिहास कोई पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, निश्चित और अंतिम सत्य नहीं है। क्योंकि जो हमने चारों विचारधाराएं देखी, 5 विचारधाराएं, वो सब अपने आप को वस्तुनिष्ठ प्रूफ करने का प्रयास करती हैं, लेकिन सबकी धारणाएं अलग हैं, दृष्टिकोण अलग हैं, व्याख्या अलग हैं, मौलिकता अलग है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, वही बातें कहते हैं। बल्कि ये इतिहासकार द्वारा उपलब्ध स्रोतों, भाषा, विचारधारा और सामाजिक संदर्भों के आधार पर निर्मित एक व्याख्या है। तो इसमें यह बात बताया गया कि कौन सा इतिहासकार किन स्रोतों को महत्व दे रहा है। जैसे हम स्रोतों की बात करें तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के स्रोत, राष्ट्रवादी इतिहासकारों के स्रोत, मार्क्सवादी इतिहासकारों के स्रोत और सबाल्टर्न इतिहासकारों के स्रोत में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भिन्नता थी। ये कह रहे हैं कि स्रोत ही वस्तुनिष्ठ बनाता है, और आपने स्रोतों को ही अलग अलग तरह से चुन लिया तो वस्तुनिष्ठता स्टेबल नहीं हो पाती है। ये बात कहते हैं उत्तर आधुनिकोत्तरवादी इतिहासकार। बल्कि इतिहासकार द्वारा उपलब्ध स्रोतों, भाषा, विचारधारा, अब उनके विचारधारा अलग हैं, दृष्टि अलग हो जाएंगे, सामाजिक संदर्भों के आधार पर निर्मित एक व्याख्या है। यह इतिहास की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती देता है और यह प्रश्न उठाता है कि क्या अतीत को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम अतीत को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन का विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से 1960-70 के दशक में हुआ। यह आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म और पारंपरिक इतिहास लेखन की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। इस विचारधारा ने इस धारणा का विरोध किया कि इतिहास का केवल एक ही सार्वभौमिक और अंतिम सत्य हो सकता है। इससे आपको अब तक तो आप अवगत हो चुके होंगे, इतिहास कोई एक अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग धारणाओं के साथ है। इन्हीं बिंदुओं को उजागर किया उपाश्रय इतिहास लेखन, उपाश्रय करें अब उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन। उत्तर आधुनिक इतिहासकारों का मानना था कि इतिहासकार स्वयं अपने समय, समाज, संस्कृति और भाषा और विचार से प्रभावित होता है। तो जब भी कोई इतिहास लिखता है कोई इतिहासकार, तो अपने समय, जिस समय में वो रह रहा है उससे प्रभावित होता है, उस समाज से प्रभावित होता है, उस संस्कृति से प्रभावित होता है, उस भाषा से प्रभावित होता है, उस विचारधारा से प्रभावित होता है। स्वाभाविक सी बात है कि वो सारी चीज़ें उसके इतिहास का हिस्सा बनेंगी, उसके इतिहास लेखन का हिस्सा बनेंगी। इसलिए इतिहास लेखन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता है। प्रत्येक इतिहासकार अतीत को अपने दृष्टिकोण से समझता और प्रस्तुत करता है। इस इतिहास लेखन के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि भाषा, सत्ता, विचार,
व्याख्या का परिणाम है। ये कह रहे हैं कि इतिहास घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि किस भाषा में इतिहास लिखा जा रहा है, किस तरह की सत्ता है, यानी राजनीतिक स्थिति कैसी है, किस तरह का वैचारिक पृष्ठभूमि चल रहा है और किस तरह की व्याख्याएं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें इतिहास का निर्धारण करती हैं। एक ही घटना को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीकों से समझ और प्रस्तुत कर सकते हैं और सभी व्याख्याएं अपने संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि इतिहास को अंतिम और सार्वभौमिक सत्य नहीं मान सकते आप। इतिहास को एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया मान सकते हैं। भाषा और विमर्श को विशेष महत्व दिया जाता है। इतिहासकार की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस इतिहास लेखन में जो मुख्य भूमिका में आ जाता है वो घटनाओं के स्थान पर घटना का व्याख्याता आ जाता है, यानी इतिहासकार आ जाता है कि वो किस दृष्टिकोण से घटना की व्याख्या कर रहा है। बहुदृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है। वंचित और उपेक्षित समूहों की आवाज़ को महत्व दिया जाता है। सत्ता, ज्ञान, विचारधारा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह की सत्ता थी, किस तरह का ज्ञान था और किस तरह की विचारधाराएं थीं। स्थापित ऐतिहासिक धारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है। उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इतिहास स्वयं नहीं बोलता, बल्कि इतिहासकार उसे बोलने योग्य बनाता है। एक शब्द में कहें कि उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन पूरी तरह से घटनाओं के स्थान पर इतिहासकार के सामाजिक स्थिति, इतिहासकार के वैचारिक स्थिति को महत्व देता है और वो बताता है कि जिस सामाजिक स्थिति, जिस राजनीतिक स्थिति में इतिहासकार रहता है वो उसी अनुसार घटनाओं की व्याख्या करता है। अर्थात इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों का चयन करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनके आधार पर ऐतिहासिक कथा का निर्माण करता है। तो इतिहास एक इतिहास न होकर के ऐतिहासिक कथा बन जाती है और इस ऐतिहासिक कथा का निर्माण कौन करता है? इतिहास करता है। और इस कथा का निर्माण करने में उस समय की परिस्थितियाँ, समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय की सामाजिक स्थिति जिम्मेदार होती हैं। इस विचारधारा के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है। इसमें मिशेल फूको, जाक देरिया, जा फ्रांसवा ल्योतार और हेडन वाइट का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशेल फूकोट ने ज्ञान और सत्ता के संबंध का अध्ययन किया और बताया कि समाज में ज्ञान का निर्माण सत्ता संरचनाओं से प्रभावित होता है। तो जैसी सत्ता संरचना होती है, ज्ञान भी उसी रूप में चलता है। अब देखिए, जैसे अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि दुनिया में दो तरह की विचारधारा, एक मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित समाजवादी विचारधारा या कहें कि साम्यवादी विचारधारा, और एक एडम स्मिथ की विचारधारा से प्रभावित पूंजीवादी व्यवस्था। अब जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ पर ज्ञान का सृजन उसी दृष्टिकोण से हो रहा है। जहाँ समाजवादी व्यवस्था या मार्क्सवादी व्यवस्था है या फिर हम कहें कि साम्यवादी व्यवस्था है, वहाँ ज्ञान का सृजन उसी दृष्टिकोण से हो रहा है। यानी कि ज्ञान भी सत्ता से प्रभावित हो रहा है कि जैसी सत्ता है वैसा ही ज्ञान का सृजन हो रहा है। तो वही ये बात कह रहे हैं कि मिशेल फूको ने ज्ञान और सत्ता के संबंधों का अध्ययन किया और बताया कि समाज में ज्ञान का निर्माण सत्ता संरचना से प्रभावित होता है, न कि ज्ञान से सत्ता संरचना। अब देखिए, यहाँ पर एक नया दृष्टिकोण भी आ सकता है कि ज्ञान सत्ता संरचना का निर्माण करता है। जैसे कार्ल मार्क्स से पहले इस तरह की ज्ञान की परंपरा नहीं थी, तो उन्होंने एक ज्ञान दिया और उस ज्ञान ने सत्ता संरचना को निर्धारित किया और उस सत्ता संरचना ने नए ज्ञान को सृजित किया। तो एक चक्र की तरह से दिखाई देगा। उत्तर, हालांकि बाद में इसकी भी आलोचनाएं हम देखेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक चक्र दिखाई देगा कि ज्ञान से सत्ता संरचना बनी और सत्ता संरचना ने फिर किसको जन्म दिया? सत्ता संरचना ने ज्ञान को प्रभावित किया। अब सवाल ये बनता है कि ज्ञान पहले आई कि पहले सत्ता संरचना की सत्ता संरचना ने ज्ञान? तो यहाँ पर जो उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन है वो कह रहा है कि सत्ता ही ज्ञान का निर्माण करने वाली है। तो एक दर्शन का विषय बन जाता है, यहाँ हमें सामान्य जानकारी रखना है। जाक देरिया ने विखंडन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से किसी भी पाठ या ऐतिहासिक व्याख्या का पुनः विश्लेषण किया जा सकता है। हम उसको तोड़ मरोड़ करके या फिर जैसे भी एक नए दृष्टिकोण के साथ बढ़ सकते हैं। हेडन वाइट ने यह विचार प्रस्तुत किया कि इतिहास लेखन में साहित्यिक शैली और कथानक नैरेटिव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो साहित्य शैली कैसी है और उसका नैरेटिव कैसे आपने सिद्ध किया है, वो इतिहास का निर्धारण करता है। अब इन्होंने किसका उपयोग किया? तो इनके जो स्रोत रहेंगे वो देखिए, लिखित दस्तावेज होंगे, मौखिक परंपराएं होंगी, साहित्य रचनाएं होंगी, समाचार पत्र, व्यक्तिगत पत्र, आत्मकथाएं, लोक स्मृतियां, दृश्य और सांस्कृतिक स्रोत। तो इसमें जो इनके स्रोतों में आएंगे लिखित स्रोत, क्योंकि लिखित दस्तावेजों का ही मूल्यांकन कर रहे हैं हम। तो अगर हम इन 6 जो विचारधाराओं को हम लोगों ने अभी तक देखा है, इन 6 विचारधाराओं के जब स्रोतों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसमें बहुत सारी विविधताएं दिखाई देने लगती। बहुत सारे स्रोत तो सब में कॉमन हैं, लेकिन कुछ स्रोत ऐसे हैं जो एक में हैं और दूसरे में नहीं है। कुछ स्रोत ऐसे हैं जो एक में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, दूसरे में नहीं रखते हैं। तो ये स्रोत अगर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तो स्वाभाविक की बात है
कि स्रोत ही, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में देखा था, कि स्रोत ही नए मूल्यों का निर्माण करते हैं, और स्रोत जितना मजबूत होगा नए मूल्य उतने मजबूत होंगे, और अगर हमने स्रोत ही बदल दिए तो जो नए मूल्य होंगे उसकी दिशा अलग हो जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इस इतिहास लेखन का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने इतिहास को अधिक बहुआयामी और समावेशी बनाया। इसने स्थापित किया कि इतिहास केवल शासकों और बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों का अध्ययन नहीं है, बल्कि विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों और अनुभवों का भी अध्ययन है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। कई विद्वानों का मानना है कि यदि इतिहास में किसी एक सत्य को स्वीकार नहीं किया जाए तो ऐतिहासिक तथ्यों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। स्वाभाविक सी बात, अभी मैंने कहा कि कौन पहले आया, पहले ज्ञान आया कि पहले सत्ता आई। एक तरफ देखते हैं कि ज्ञान का सृजन होता है, वो सत्ता का निर्माण कर लेता है, फिर सत्ता ज्ञान का निर्माण करता है, उस ज्ञान के विरोध में फिर नया एक ज्ञान आता है, वो नया ज्ञान फिर नए सत्य का निर्माण, सत्ता का निर्माण कर लेता है, वो जो नई सत्ता थी वो नए उसी ज्ञान को फिर से प्रबल बनाते हैं, उसके विरोध में दोबारा एक नया ज्ञान आता है। तो ये क्रम चलता रहता है। इसको हम एक क्रमिक परिवर्तन के तौर पे देख सकते हैं, जो इसमें नहीं दिखाई देता है। ऐतिहासिक तथ्यों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अत्यधिक सापेक्षवाद के कारण इतिहास और कल्पना के बीच अंतर भी धुंधला हो जाता है कि क्या कल्पना और क्या इतिहास है, ये स्पष्ट नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त वस्तुनिष्ठता को पूरी तरह अस्वीकार करने से ऐतिहासिक शोध की वैज्ञानिकता प्रभावित हो जाती है। तो ये तो इतिहास की वस्तुनिष्ठता ही प्रभावित हो जाएगी अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। फिर भी आधुनिक इतिहास अध्ययन में उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसने इतिहास को एक नई दृष्टि प्रदान की और यह सिखाया कि किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए हमें अनेक दृष्टिकोण, अनेक स्रोत, अनेक व्याख्याओं पर विचार करना चाहिए। और इन 6 जिन दृष्टिकोणों पर हमने बात किया, इनमें हम जब स्रोतों का देखें तो इन सभी स्रोतों का हमें जब भी इतिहास का अध्ययन करें तो सूक्ष्म मूल्यांकन करें, जिससे हम एक नए निष्कर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन इतिहास की वह पद्धति है जो ये मानती है कि इतिहास कोई स्थिर, अंतिम और सार्वभौम सत्य नहीं है, बल्कि यह समय, समाज, भाषा, सत्ता और इतिहासकार की व्याख्या से निर्मित एक सतत परिवर्तनशील वैदिक प्रक्रिया है। यह मानता है कि इतिहास की एकमात्र सार्वभौमिक व्याख्या संभव नहीं है और प्रत्येक इतिहासकार अपने दृष्टि से इतिहास लिखते हैं। तो इस बात से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इतिहास में हम केवल एक विचारधारा पर निर्भर होकर इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। इतिहास को समझने के लिए हमें सभी विचारधाराओं पर ध्यान देना चाहिए, किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो हमने अभी तक 6 विचारधाराएं देखी, इन 6 विचारधाराओं के आधार पर हम इतिहास में एक सही निष्कर्ष का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे इतिहास में जो इतिहास लेखन के बारे में हमने पढ़ा कि इतिहास लेखन क्या होता है, वो अब तक मुझे लगता है कि आप लोग को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इतिहास लेखन एक ही घटना की अलग अलग व्याख्याएं हैं, और जब भी हम इतिहास लिखें तो इसका भी ध्यान रखें, इन दृष्टिकोणों का भी ध्यान रखें। तो आज की क्लास को बस यहीं हम रहने देते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।